कारवां मूवी की आपने बात की तो इरफान खान जो हैं बड़े माने हुए एक्टर हैं, उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा सर? यार ओवरऑल तो कमाल रहा। आई थिंक एक तो चीज़ हम बिलीव नहीं कर पाए कि मैं अपनी दूसरी फिल्म में इरफान साहब के साथ काम कर रहा था। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। जब क्रिश की राइटिंग ख़त्म हुई तो राकेश जी ने मुझे एक दिन ये पूछा कि आगे क्या कर रहे हो। तो जब मैंने बोला तो उन्होंने बोला कि तू मुझे असिस्ट कर ले। बट पिछले 15 साल में यूथ आने लगा है थिएटर। अगर किसी को डेट पे जाना है तो वो सिर्फ सिनेमा हॉल नहीं सोचते, वो थिएटर भी सोचते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो आप ऑन द जॉब सीख सकते हैं वो इंस्टीट्यूशन से नहीं सीख सकते। देखिए, एक तो क्या है, इंटरनेट के आने के बाद, इंस्टाग्राम आने के बाद कि हर कोई परफॉर्मर है, हर किसी के पास कैमरा है, तो क्या हो गया है कि वो अब बहुत एक्सेसिबल हो गया मामला। लोग सरकारी नौकरी छोड़ के भी ये लगाने लगे हैं। बिल्कुल। मतलब बट चलिए, आप तो काम की बातें कर रहे हैं, तो हर कोई काम की बातें भी नहीं करता और काफ़ी पैसे कमा लेता है। हाँ, तो आई इनफैक्ट थिंक वो ज़्यादा कमा रहे हैं। वही मैं बोल रहा हूँ कि हमने ना छिछोरेपन को लुक्रेटिव बना दिया है। राइटिंग करना लगता बहुत सुंदर थॉट है, बहुत ही मुश्किल काम है और बहुत ही टाइम टेकिंग काम है। मतलब स्टार्ट से एंड तक पहुंचना, तो मतलब उसमें अलग अलग ट्रॉमा से आप गुजर के आओगे कि मतलब कुछ दिन होंगे जब आप नहीं लिख पाओगे, कुछ दिन आप कुछ लिखोगे जो आपको लगेगा इतना खराब आपने कभी पढ़ा ही नहीं। ये प्रोसेस में उतरना बहुत जरूरी। एक चीज जो आप कहना चाहते हो एक बार लिख के पूरी कह दो, वो बहुत जरूरी। और वो किए बिना डिसीजन भी नहीं लेना चाहिए। उतना चांस तो तुम्हें खुद को देना चाहिए। मेरा भाई 8 साल छोटा है मेरे से, उसने बोला कि मेरे को इस फैमिली बिजनेस में नहीं आना, मुझे नहीं बनना एक्टर, मुझे नहीं बनना डायरेक्टर, मुझे फिल्म और थिएटर से कोई लेना देना नहीं है। मैं बाहर जाके कुछ और पढ़ना चाहता हूँ, मैं फैमिली से अलग कुछ सोचना चाहता हूँ। तो वो स्कॉटलैंड चला गया, फोरेंसिक बायोलॉजी पे उसने अपने मास्टर्स कंप्लीट किए। आज एक्टर है, राइटर है, डायरेक्टर है। मैं कैंटीन में बैठा हुआ था अपने टॉक के बाद और 4 लड़के आए मेरे पास, बोला हमने अपने डैड का बिजनेस छोड़ा क्योंकि हमने तुम्हारी फिल्म देखी। तो मैंने बोला यार डरावना बात है यार, अब तो आई होप तुम लोग सक्सेसफुल हो जाओ, नहीं तो मेरे को गाली दोगे। वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ स्विच टॉक। और आज जिस प्रोफेशन की हम बात करेंगे वो है फिल्म मेकिंग या फिल्म डायरेक्शन। और जिन डायरेक्टर से हम बात करेंगे उन्होंने अपना करियर थिएटर से शुरू किया, फिर राइटर रहे, काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्में इन्होंने लिखी और पहली बार इन्होंने क्रिश मूवी में एज असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया राकेश रोशन जी के साथ। और थिएटर ये आज तक कर रहे हैं और कमाल का उसमें चेंज लाए हैं। और किस तरह से थिएटर ने फिल्म मेकिंग में इनको हेल्प किया है या इनको नए तरीके से सोचने का एक नज़रिया दिया, उस पे बात होगी। और बात होगी कि किस तरह से इन्होंने कमाल की फिल्में जैसे कारवां, जिसमें इरफान खान साहब जैसे बेहतरीन कलाकार के साथ काम किया, और अभी रश्मि रॉकेट नाम की एक बड़ी अच्छी फिल्म इन्होंने बनाई कुछ वक्त पहले। सो पूरी डायरेक्टोरियल जर्नी पर बात होगी, किस तरह से फिल्म डायरेक्शन में आप आ सकते हैं, किस तरह से उसका एक रास्ता होता है, क्या उसके लिए आपको तैयारी करने की ज़रूरत है अगर आप एक एस्पायरिंग फिल्म डायरेक्टर या राइटर हैं। राइटिंग पे भी इनसे थोड़ी बात करेंगे और साथ में थिएटर पे बात होगी। सो थैंक यू सो मच आकाश खुराना सर, इट्स एन ऑनर हैविंग यू एट आवर पॉडकास्ट। थैंक यू फॉर हैविंग मी। आप जैकेट पहन के बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हैं अरे सर और थैंक यू। मैं ऐसे कपड़े में आ गया नहीं, हूँ, हाफ स्लीव आपका शर्ट में जलवा है पहन के आ सर, गया हूँ। आपका तो जलवा है सर। बट चलिए ठीक है, आपका तो शो है। सर सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि एज अ फिल्म मेकर, हालांकि जैसे अभी अपनी बात हो रही थी, आपने बताया आपने थिएटर से स्टार्ट किया, देन यू हैव बीन अ राइटर और अब आप डायरेक्ट कर रहे हैं मूवीज़। सो ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? आई थिंक देखिए, सब कनेक्टेड हैं। मैं ऐसे बोल नहीं सकता कि मतलब आई थिंक थिएटर का बहुत बड़ा योगदान है इसमें। मैं स्कूल में जब था तो मैं थिएटर वगैरह बहुत करता था, मुझे थिएटर करना बहुत पसंद था। मैं डायरेक्ट करता था ज़्यादा, एक्टिंग कम करता था। तो मैं बड़ा खुश था उस माहौल में। बट ये भी है कि मेरे पिताजी जो हैं आकाश खुराना, वो अब मतलब 50 सालों से थिएटर कर रहे हैं, फिल्में की हैं, राइटर हैं वगैरह। तो उनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है। बिकॉज मतलब मैं कहानियाँ सुनता हूँ कि जब वो शोज़ कर रहे होते थे तो पृथ्वी थिएटर के बैक स्टेज में, मतलब 1 साल का बच्चा था मैं जो चुपचाप बैक स्टेज रहता था, तो मैं उस उम्र से उन्हें थिएटर करते हुए देख रहा हूँ। तो आई थिंक एक जो बात होती है कि जो स्टेज फ्राइट या किसी चीज़ का डर होता है वो कभी नहीं रहा। बिकॉज ये दुनिया मेरी थी, टेक्निकली मैं वहाँ बड़ा हुआ था। तो मतलब वो जो एक इंटिमिडेशन होता है वो कभी नहीं रहा मेरे लिए पर्सनली। तो मेरे लिए वो दुनिया फमिलियर थी।
तो आई थिंक वहाँ से मुझे भी इंटरेस्ट हुआ, क्योंकि मैं 6 साल की उम्र में एक्टिंग भी कर रहा था उनके साथ। बेंजामिन गिलानी साहब ने एक वेटिंग फॉर गॉडो का प्रोडक्शन डायरेक्ट किया था, जिसमें नसीरुद्दीन शाह साहब थे, तो उसमें मैंने एक बच्चे का रोल प्ले किया। फिर सुनील शानबाग ने 6 साल की उम्र में मुझे एक काम कराया स्टेज पे। तो मुझे तब तो अता पता नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो पहुँच जाता था और मतलब मस्ती कर रहा था स्टेज पे। लेकिन आई थिंक दुनिया थोड़ी सी पसंद आ गई, तो आई थिंक वो एक कंफर्ट सा हो गया, और मुझे लगा कि यार ये तो थिएटर करते ही हैं लोग, तो मैं भी स्कूल में कर ही सकता हूँ मतलब। तो वहाँ से शुरुआत वहाँ से हुई, जब मैं मेरा इंटरेस्ट का। और आई थिंक एक और चीज़ जो हुई कि जब मैं स्कूल मतलब 8th 9th 10th स्टैंडर्ड में जब मैं पहुँच रहा था, जब मतलब मैं थोड़े से मतलब ज़्यादा डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा आ गई थी, उस दौरान मेरे फादर जो हैं जो फिल्में लिख रहे थे तब। तो फिल्में तो खैर वो लिख रहे थे, वो रॉबिन भट्ट के साथ और जावेद सिद्दीकी के साथ उनका काम चल रहा होता था। कभी कभी मैं जाता था उनके ऑफिस में, बट वहाँ मैं ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता था। मैं मतलब ऑफिस में नया नया इंटरनेट लगा था, तो मैं जाता था इंटरनेट मोडेम चला के वेबसाइट देखने तो ये तो फिल्मों के बारे में। लेट 90s। ये लेट 90s है, अर्ली 90s एक्चुअली। 95 में मैं स्कूल से निकला, तो ये अर्ली 90s की बात है। तो वो काफ़ी कुछ लिख रहे थे, तो जब वो घर पे अपना होमवर्क कर रहे होते तो मैं होता था और मैं पूछता था कि क्या कहानी है। तो वो क्या हुआ कि वो ना बीच बीच में एक चीज़ सुना देते थे कि अच्छा ये बताइए ऐसा होना चाहिए कि कैसा होना चाहिए, तुझे क्या लगता है। तो वहाँ से मुझे इंटरेस्ट बहुत आ गया कि यार ये कहानियाँ लिखने में एक कुछ बहुत इंटरेस्टिंग एलिमेंट है। और मतलब स्कूल में मैं एक्स्ट्रा करिकुलर में काफ़ी मतलब जैसे डिबेट, एलोक्यूशन, ऐसे राइटिंग वगैरह बहुत कुछ करता था। मैं थोड़ा सा मैं पढ़ाकू पढ़ने बच्चा था लिखने थोड़ा वाले मैं, बच्चे। तो मैं बहुत किताबें पढ़ता था। चश्मा लग गया बहुत जल्दी, क्योंकि मैं बहुत मैं छुप के टॉर्च वॉच के साथ पढ़ता था। तो मतलब आंखें ख़राब हो गई बट उस चक्कर में। बट मतलब मैं आज भी मतलब किताबें बहुत पढ़ता हूँ, जो आजकल कम लोग करते हैं। तो वो मतलब वो मैं तो मेरी ट्रेनिंग उस हिसाब से बहुत अच्छी हो गई कि मतलब वो फैमिली का, और मेरी माँ टीचर थी, तो ओके, वो भी दैट एक हेल्प। मतलब हेल्प था। तो टेक्निकली मैं बहुत ही एक ऐसा एक कल्चरल एजुकेटेड टाइप के बैकग्राउंड में बड़ा हुआ, जो जिनका एक्सपोजर था थिएटर और फिल्म के साथ। बचपन में मैं फिल्म के सेट पे जब जाता था, मुझे लगता था कि ये तो बहुत ही निहायत ही बोरिंग जगह है, यहाँ कुछ होता ही नहीं है। मतलब वही सेम लाइन बार बार बोल रहे हैं, या गाना शूट कर रहे हैं तो वही गाने का स्टेप बार बार कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा क्या है ये शूटिंग, कि मैं कभी ना करूँ, तब सोचा था। तो अच्छा। फिर मतलब ऑफ कोर्स मुझे इंटरेस्ट था थिएटर में, मैं थिएटर कंपनी चलाना चाहता था, और शायद फिल्में लिखना चाहता था। बट मतलब पिताजी का ये कहना था कि देखो, अब मेरे पिताजी क्या हैं, वो पीएचडी हैं, वो वहाँ तक पढ़े हुए हैं। तो उन्होंने बोला कि भैया देखो, पीएचडी तो नहीं करेगा तू, क्योंकि तेरा उतना मन भी नहीं है उतनी पढ़ाई करने का, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन तक पहुँचना ज़रूरी है। क्योंकि ये फिल्म इंडस्ट्री और ये थिएटर इंडस्ट्री जो है, थिएटर में तो खैर पैसे बनते नहीं इंडिया में, बट फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत इरेटिक होता है मामला। तो उन्होंने बोला कि यार अगर वहाँ कहीं जाकर फेल हो गए तुम, तो बैकअप प्लान होना चाहिए कि कल को नौकरी मिल जाए, मतलब वो Now बहुत this ज़रूरी है। is very important तो for students to या कि मतलब understand. वो यार कि आपका एक ये होना चाहिए कि पोस्ट ग्रेजुएट तो बन जाओ, वो तो बेसिक है। मतलब उसके बाद कल को धक्के खा के अगर तुमको कहीं जाकर नौकरी के लिए अप्लाई भी करना हो, तो कुछ तो स्टैंडिंग होगी तुम्हारी, कि बिकॉज वो एक बैकअप प्लान बहुत ज़रूरी है। मतलब और उनका भी था, मतलब वो तो टेल्को वगैरह में काम करते थे, फिर उन्होंने थिएटर शुरू किया, फिर तो उनके वो तो एक्चुअली मतलब वो मैकेनिकल इंजीनियर थे, तो और फिर एमबीए भी किया था उन्होंने जमशेदपुर से उस ज़माने में। उस ज़माने में। तो वो तो बहुत ही पढ़ाकू थे, बट वो उनका बैकअप प्लान था। तो वो बहुत एजुकेटेड हॉबीज़ थे, उनके एजुकेटेड हॉबीज़ थे, और उनमें से एक हॉबी की नौकरी बन गई इवेंचुअली, क्योंकि काम आता रहा। तो वो एक बहुत क्लियर था कि तुम्हें ये करना है। तो मैंने बोला ठीक है, और पढ़ाई करते करते मैं जितना थिएटर कर सकता था मैं कर रहा था, क्योंकि उसमें मुझे मतलब खुशी मिलती थी। तो मैं वो कर रहा था। इनफैक्ट जब मैं पहली नौकरी भी कर रहा था, जब मैंने नौकरी ज्वाइन की थी, मैं कोलंबिया ट्राई स्टार के साथ मार्केटिंग में काम कर रहा था। तो मैं सुबह से शाम तक नौकरी करके फिर रिहर्सल पे जाता था, सुबह 1 बजे तक रिहर्स करते थिएटर में। थे। फिर हम लोग तब नाटक कर रहे थे, तो हम वो मतलब रिहर्सल करते थे, फिर सुबह वापस काम पे जाता था। बट सुख वहाँ से मिलता था कि थिएटर करने से कमाई वहाँ से होती थी, सुख वहाँ से मिलता था, गंवाना वहाँ होता था, पैसा वहाँ गंवाता था। तो तो ये चला 3 साल मैंने एक कॉर्पोरेट जॉब वगैरह भी किया। और जब मैं तो मैंने एक फ़िल्म बनाई थी कारवां। हाँ बिल्कुल तो सर, कारवां इरफान का जो, साहब की। हाँ, जो जो टोंक से ही है, हाँ तो बिल्कुल।
इनफैक्ट उनका घर हमारे घर के पास में ही है। अच्छा, तो आप टॉम के आसपास ही नहीं, हैं? जयपुर में भी उनका घर है। अच्छा अच्छा। तो कारवां का जो मेन मुद्दा ये है कि एक आदमी जो फोटोग्राफर बनना चाहता था अभी नौकरी में लगा हुआ है, और फिर उसको एक मोमेंट मिलता है जब वो थोड़ी बहुत मेरी कहानी थी कि मैं एक नौकरी में फंसा हुआ था और मैं क्रिएटिव चीज़ें करना चाहता था। हालांकि मेरा बाप बहुत सपोर्टिव था, कारवां का बाप इतना सपोर्टिव नहीं था, बट मैं उसी तरह फंसा हुआ था एक जॉब में। तो मैं कर रहा था, मैनेज कर रहा था, और मतलब मैं ठीक था उधर, बट मुझे ऐसा कुछ फील हो रहा था कि यार मैं कुछ और क्रिएटिव करना चाहता था जो मैं कर नहीं पा रहा हूँ। तो मैंने एक और ये इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मतलब सिंस आप बोल रहे हैं कि स्टूडेंट्स देखते हैं या सुनते हैं, तो मैंने 3 साल नौकरी की वहाँ पे, और एक दिन मुझे ऐसा ऑफिस में बैठे बैठे इल्हाम हुआ कि यार ये मज़ा नहीं आ रहा। मतलब मैं आया था फिल्मों की मोहब्बत में, बट यहाँ मोहब्बत ख़त्म हो गई है, तो अब नौकरी हो कुछ गई। कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ या मतलब मैं एक ग्रेजुअली फ़ोन हुआ? कॉल पे था किसी वेंडर के साथ, और मैं बोल रहा था कि यार इसका डिजीबीटा अभी तक नहीं आया, तो तूने ये भेजा क्यों नहीं अभी तक यार, मैं वेट कर रहा हूँ। और फिर मैंने सोचा यार ये फिल्म अब मेरे लिए डिजीबीटा बन गई है, फिल्म फिल्म नहीं रही, फिल्म एक कमोडिटी बन गई है। तो मैंने हैंगअप किया और बोला कि यार ये कुछ बहुत ही अजीब मोमेंट है मेरी ज़िंदगी का, जहाँ मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ कि जिस चीज़ से मुझे इतना प्यार था, अब आके वो प्यार धंधा बन गया है। और मैं मतलब एक्चुअली अपने पैशन को फॉलो नहीं कर रहा बियॉन्ड द पॉइंट, बिकॉज अब एक टेम्पलेट फॉलो कर रहे हैं। तो मैंने ना बोला कि मैं जाके अपने बॉस को बोला कि मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूँ। बोले क्यों? तो उन्होंने बोला कि मैं कुछ क्रिएटिव करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, तो उन्होंने ज़्यादा पैसे ऑफर किए कि रुक जाओ पैसे देना। अब मैंने बोला नहीं यार, मैंने डिसीजन ले लिया है। अच्छा, फिर अगले हफ्ते जो मेरे कलीग्स थे उन्होंने आकर मेरे को बिठाकर बोला कि क्या यार तू कितना ब्रेव आदमी है कि तू अपना पैशन फॉलो कर रहा है, ये तो बहुत बड़ी बात है यार, काश हम में ये हिम्मत होती। अब मैं सोच रहा हूँ कि क्या हो रहा है ये, फिर सडनली कॉल आया पैसे और बढ़ा दिए। अच्छा। तो मैंने बोला यार ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब पैसे थे इन लोग के पास, दे नहीं रहे थे, अब मुझे रख रहे हैं। अब मैं थोड़ा डगमगा रहा हूँ, लेकिन अब क्या है, उसूल की बात हो गई थी, क्योंकि सब लोग ने इतनी वाहवाही कर दी। अब मैं मुड़ के बोलूँ कि हाँ भाई नौकरी दे दो वापस, तो क्या लगेगा कि आदमी के एथिक्स कहाँ हैं। तो मैं अब ऐसा बहुत ही हैवी हार्ट के डिलेमा साथ हो मैंने गया। बोला कि नहीं भाई मैं जाऊँगा, अपना क्रिएटिव ही करूँगा। थोड़े काफ़ी पैसे ठुकरा के निकला मैं, और मैं बोला कि यार ये मैं फंस गया प्रिंसिपल्स के मामले में। और उसके बाद बेसिकली मैं राइटिंग में एक स्क्रीन राइटर है रॉबिन भट्ट जो मेरे डैड के साथ काम कर चुके थे, मैं उनका असिस्टेंट बन गया। मतलब मैं मुझे वहाँ कुछ पैसे वगैरह नहीं मिल रहे थे, लेकिन वो 3-4 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे थे, तो मैं उन कमरों में जाकर बैठता था। उधर लर्निंग बहुत हुई, मैं बहुत फिल्म मेकर्स के साथ बैठा हूँ, फिल्में डिस्कस हुई हैं, रोहन सिप्पी, श्री राम राघवन, राज कंवर, विक्रम भट्ट, ये लोग सब, इन सब कमरों में से निकला हूँ मैं। मैं कोने में बैठता था, लैपटॉप पे नोट्स लेता था, बट सीखने को कुछ ना कुछ तो मिल ही रहा था। बट ये भी होता है कि आप अगर 8 कमरों में बैठे हैं, उनमें से 3 फिल्में बन रही हैं, 5 नहीं बन रही हैं, तो आप बात आगे भी नहीं नेसेसरली बढ़ रही। ये सिलसिला 1 साल चला, और ये 1 साल चलने में हालांकि सीखा कुछ, बट मुझे ये भी रियलाइज़ हुआ कि यार पैसे नहीं बन रहे अब तो। मतलब ये, और मैंने जितना सोचा था ये इतना फास्ट प्रोसेस तो है नहीं। मतलब मेरे को जब तक प्रॉपर राइटर का जॉब नहीं मिलेगा मुझे, और अच्छा थिएटर की लत तो छूट नहीं रही थी, तो पैसे गंवा रहा था वहाँ, मैं सेविंग सारे ख़त्म हो रहे थे वहाँ। तो तो मैंने ये बोला कि यार ये 1 साल एक्सपेरिमेंट कर दिया, मैं नौकरी कर लेता हूँ फिर से। तो मैंने अपने एक्स बॉस को फ़ोन किया, और एक्स बॉस ने मुझे बोला था कि जब भी तुझे वापस आना है तो तू आ जाना। उन्होंने शायद दुनिया देखी थी, तो तो उनको बढ़ी हुई पता। सैलरी पे बुलाया उन्होंने या फिर कम कर दी? कम कर दी, अच्छा। क्योंकि जाके आया ना अब हाँ, मैं तो। डिमांड एंड हाँ, तो सप्लाई वाला ज़रूरत मेरी थी ना। कॉन्सेप्ट है। हाँ, डिमांड तो एंड बट उनको, सप्लाई। उन्होंने शायद दुनिया देखी थी, तो उनको पता था आएगा वापस। ओके। तो मैंने बोला कि यार मैं कोशिश कर चुका हूँ ये, और क्या है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, तो मैं वापस आना चाहता हूँ। बोले हाँ ठीक है, अगले महीने से शुरू कर दो, तो तुम आ जाओ। और फिर थोड़ा सा एक किस्मत की बात है कि उसी 1 हफ्ते बाद मुझे ना बहुत कुछ लेप्टोस्पायरोसिस नाम की बीमारी हो गई। हाँ, और मैं 11 दिन अस्पताल में था। बहुत ही बुरा हाल था, लिवर का बहुत बुरा हाल था, कुछ इन्फेक्शन बहुत हैवी हो गया था। डॉक्टर्स भी घबराए हुए थे। पर जब वहाँ से बच के निकला, डॉक्टर्स ने बोला कि भाई तुम 3 महीना कुछ काम वाम नहीं कर सकते, तुम्हें घर पे बैठ के उबला हुआ खाना खाना है, और एग्जर्ट नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारी बॉडी
बहुत कुछ हो गया है तुम्हारी बॉडी को, तो तुम कुछ नहीं कर सकते। तो वो मैं नौकरी नहीं कर पाया, तो अच्छा, मैं ज्वाइन जा भी नहीं नहीं कर पाया, पाए। बिकॉज तब ओके। तो वर्क फ्रॉम होम का तो हिसाब ही नहीं था। हाँ हाँ। मतलब आपको ट्रेन पकड़ के जाना पड़ता था काम पे, और अब मैं मेरे को थोड़े सिक्योर एनवायरनमेंट में रहना था, क्योंकि इन्फेक्शन इम्यूनिटी लो थी। तो ये घर पे बैठो तुम, ये मतलब ज़्यादा तुम एग्जर्ट नहीं कर सकते, एक्सरसाइज नहीं कर सकते, थोड़ा सा वो बुरा हाल था। तो मैं निकला वहाँ पे, और मैं थोड़ा सा डिप्रेशन में चला गया कि यार ये तो ना ये हुआ, ना वो हो रहा है, ना मतलब मैं कुछ खास नहीं कर पा रहा हूँ। और उसी दौरान रॉबिन भट्ट का मुझे फ़ोन आया, जब मतलब 1 डेढ़ महीने बाद तबीयत ठीक हो गई थी। बोला कि राकेश जी मिलना चाहते हैं, वो कोई मिल गया का एक सीक्वल बना रहे हैं क्रिश नाम की, तब नाम शायद लॉक नहीं हुआ था। तो उन्होंने बोला कि वो बेसिकली मुझसे पूछ रहे थे कि कोई मिल गया के सारे राइटर्स तो हैं ही, एक यंगर राइटर चाहिए, क्योंकि ये सुपर हीरो जॉनर में जा रहा हूँ, तो कोई एक नया नज़रिया होना चाहिए, तो तुम इंटरेस्टेड हो? तो मैंने बोला हाँ बिल्कुल इंटरेस्टेड हूँ। तो बोला कि मिलना चाहते हैं। तो मैं गया मिलने, और उन्होंने बहुत क्लियरली अपना आइडिया समझाया, उनकी क्लैरिटी बहुत थी तभी भी। पर उस कॉन्वर्सेशन में उन्होंने रॉबिन को बोला कि आप रख लो, तो जाके मुझे क्रिश में पैसा, राइटिंग टीम में पैसा भी मैं मिलना जुड़ा। शुरू हुआ। तो तब जाके मतलब 5 राइटर्स के बीच में मैं सबसे जूनियर राइटर था, मैं फर्स्ट टाइमर था। तो बट वहाँ से मेरी शुरुआत हुई, क्योंकि क्रिश का लिखने का सिलसिला तो चला साल भर, और वहाँ मैं दिग्गजों के साथ काम कर रहा था। राकेश जी तो ऑफकोर्स थे, रॉबिन जी भी थे, सचिन भौमिक करके राइटर बहुत ही लेजेंड, हनी ईरानी, तो इन लोग के साथ मैं बहुत कुछ सीखने को मिल रहा था। और सडनली मुझे ऐसा लगा यार, पैसे ठीक ठाक हैं, चलो आप नए हैं और आप जूनियर हैं, लेकिन वो जो एक खोई हुई मोहब्बत थी फिल्मों के लिए, वो वापस आ गई। बिकॉज मतलब सचिन जी ने सारी दुनिया की सारी फिल्में देखी हुई थी, तो वो बात करते करते वो ऐसे कुछ नेम ड्रॉप कर देते थे, मुझे लिखना पड़ता था यार ये कमाल की कोई पिक्चर बोल गए। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि जो सीनियर राइटर्स थे, आज की बात नहीं है, बट जो सीनियर राइटर्स थे, फिल्में तो खैर देखते थे, किताबें बहुत पढ़ते थे। क्योंकि आज तो आप फिल्म देखकर इंस्पायर हो सकते हो, तब तो जो हॉल में लगती थी आप देखते थे, तब तो वीडियो वाली बात तो थी नहीं। तो जो सिनेमा में आई आपके शहर में, आप वो देखते थे, या फेस्टिवल में जाकर देखते थे, वरना तो आप किताब पढ़ते थे। तो एक ओल्ड स्कूल अप्रोच जो था ना, जो थोड़ा बहुत मेरा था, तो वहाँ मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा घर मिल गया है, कि ये लोगों के साथ यार अच्छा लग रहा है, कि ये हाँ यही वही बातें हो रही हैं जिन बातों में मैं शामिल होना चाहता हूँ। और ये और राइटिंग का एक्सपीरियंस भी मैं बहुत इन्जॉय करने लगा। बहुत ही मतलब नोट्स लेने से, सजेशंस देने से, इन्वॉल्व होने में, और फिर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और उस टाइम तो सिटिंग्स होते थे, मतलब हम रोज़ मिलते थे, मंडे से सैटरडे, रोज़ सुबह 4 घंटे राकेश जी के घर में बैठ के हम लोग काम करते थे। और कुछ कुछ दिन ऐसे भी होते थे ज़्यादा बात भी नहीं होती थी, बस बैठ के सोच रहे हैं लोग। बट एक रियाज था वो, कि आना है, चाय पीनी है साथ में, और बातें करनी है। शायद ख़राब रिजल्ट हो, बट बातें करनी, कहानी आगे बढ़ानी है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फेज़ रहा मेरे लिए, और मुझे लगा कि यार यही करना है, मुझे तो फिल्में लिखनी है, मुझे फिल्में लिखने में बड़ा मज़ा आता है। और आई थिंक कि जब थोड़ी खबर चली गई कि क्रिश पे एक नया राइटर है, तो एक दो और लोगों ने पूछा मुझसे कि तुम कर लोगे? मैं बोला हाँ कर लेंगे, क्या है। बट जब क्रिश की राइटिंग ख़त्म हुई, तो राकेश जी ने मुझे एक दिन ये पूछा कि आगे क्या कर रहे हो? तो जब मैंने बोला, तो उन्होंने बोला कि तू मुझे असिस्ट कर ले, तू सीख भी लेगा। तो उन्होंने मतलब वो स्पार्क वो देखा। होपफुली, या कमिटमेंट देखी, या एंथुजियाज़म देखा, और मौका दिया कि तू आ जा, और मतलब तू स्क्रिप्ट जानता है अच्छे से, तो फ़ायदा हो जाएगा। बिकॉज मतलब क्या है कि नॉर्मली आप असिस्टेंट डायरेक्टर को लेते हैं जब स्क्रिप्ट वगैरह रेडी है सब, आप तो इसके साथ आए हो। तो जाके तब मैंने बोला कि हाँ यार मैं तो करना चाहता हूँ, मतलब आई वुड लव टू बी इन्वॉल्व इन समथिंग दैट आई हैव हेल्प टू क्रिएट। तो क्रिश एक्चुअली मेरा फिल्म स्कूल बना, क्योंकि फिर उसके बाद मैं 2 साल उस शूट पे रहा। शुरू मैंने बहुत ही जूनियर लेवल से किया, लेकिन स्क्रिप्ट में जानता था, तो स्क्रिप्ट सुपरवाइज़र टाइप की चीज़ें कर रहा था मैं, जहाँ मतलब अगर लाइनें पढ़ानी है एक्टरों को, या कुछ समझाना है एक्टरों को, तो मुझे भेज दिया जाता कि भैया वो सीन के बारे में पूछ रहे हैं, जाके देख लो क्या बोल रहे हैं। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि क्रिश टोटली कुछ 160 दिन शूट हुई थी, और काफ़ी मतलब सिंगापुर, मनाली, तो बीच बीच में एक दो एडी वगैरह निकल गए, तो मेरी थोड़ी थोड़ी प्रमोशन होती रही, कि मतलब कोई निकल गया तो मैं और ऊपर आ गया, थोड़ा और ऊपर आ गया।
तो वो बहुत इंटरेस्टिंग रहा मेरे लिए, क्योंकि मुझे और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल रही थी। तो और फिर इवेंचुअली क्या हुआ कि जब क्रिश में विजुअल इफ़ेक्ट्स वगैरह तो बहुत ज़्यादा थे, स्पेशल इफ़ेक्ट्स, बट जो स्पेशल इफ़ेक्ट्स जो एडी हैंडल कर रही थी उनको अपनी फिल्म मिल गई। तो राकेश ने बोला कि यार तुमको मौका मिल रहा है, तुम जाओ अपनी फिल्म करो। तो मुझे वो भी अपग्रेड मिल गया, मुझे उसके इंचार्ज डाल दिया जिसके बारे में मुझे खास पता नहीं था। तो मैं 3-4 महीने जाकर चेन्नई में रहा, वीएफएक्स स्टूडियो में, प्रसाद अच्छा। लैब्स में। वहाँ अलग सीखने को मिला, क्योंकि So, मैं इतना वक्त मिल पाता है मूवी बनाते टाइम कि आप कुछ अलग आर्ट सीखने के लिए इतना वक्त ये तो निकाल फिल्म दें? बनने के बाद था, फिल्म अच्छा, शूट हो बनने गई के थी, बाद था। उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन एडिटिंग, में, हाँ एडिटिंग के ओके। बाद मैं गया अच्छा, विजुअल इफेक्ट्स पे काम करने। ओके। क्रिश का एक और फ़ायदा क्या हुआ कि जो हमारे स्पेशल इफेक्ट्स के कोऑर्डिनेटर थे वो अमेरिका से थे, जो हमारे एक्शन डायरेक्टर थे वो चाइना से थे। तो बहुत जो हमने शूट किया सिंगापुर में किया, कुछ लोग हांगकांग से थे। तो काफ़ी इंटरनेशनल लोगों से भी बात करने को मिला, काफ़ी उनके साथ मतलब वक्त स्पेंड किया, ग्लोबल एक्सपोजर हुआ। तो वो मेरे लिए फ़िल्म स्कूल तो क्रिश रहा। और बहुत कुछ सीखा मैंने, राकेश जी से बहुत कुछ सीखा, इस पूरे प्रोसेस से बहुत कुछ सीखा, और मुझे एक्चुअली A to Z करने का मौका मिल गया। एंड आई थिंक ये बहुत फॉर्चुनेट था मैं कि आपको, बिकॉज आपको हर पहलू देखने को नहीं मिलता, नहीं तो ये बहुत ही कमाल की ट्रेनिंग रही मेरे लिए। और उसके बाद मेरा इंटरेस्ट राइटिंग में ही था, मैंने और फिल्में लिखी, मैंने कृष्ण से निकलने के बाद ऑफ कोर्स तब हम लोग कुछ ढूंढ रहे थे नेक्स्ट क्या लिखे, तो तब तक अगर रॉबिन भट्ट कुछ नया कर रहे थे तो मुझसे पूछते कि तू फ्री है अब तो आ जा। तो अजय देवगन के साथ यूमी और हम पे मैंने काम किया, रॉबिन भट्ट गया। फिर मैं वापस फिल्म क्राफ्ट में आया राकेश जी के पास, काइट्स का काम शुरू करने। फिर एज अ राइटर? काइट्स में मैं राइटर था, अगेन रॉबिन भट्ट के साथ ही। तो ऐसे राइटिंग का सिलसिला थोड़ा बहुत चलता रहा। और क्रिश के 3 साल के बाद मैं वापस आया तो मतलब राइटिंग का काम भी थोड़ा बहुत मिल रहा था, थिएटर तो चल ही रहा था, तो मैं काफ़ी खुश था। और तब इतना मतलब मैंने सीखा काफ़ी था, बट ये मैं एक्टिवली डायरेक्शन करना ढूंढ नहीं रहा था। मैं एक्चुअली राइटिंग और थिएटर से बहुत खुश था कि ये अच्छा हो गया कि मैं ये कर रहा हूँ। बीच बीच में हाँ ये हुआ कि तब वो इंटरनेट यूट्यूब पे स्केचेस वेचेस बनना शुरू हो गए थे, थोड़ा बहुत अर्ली स्टेजेस में। तो कुछ कुछ चीज़ें मैंने बनाई, मतलब कॉमेडी स्केचेस जैसे बनाते हैं अलग अलग चैनल्स पे अब जो एग्जिस्ट भी नहीं करते, वो थोड़ा बहुत किया। थिएटर तो मैं कर रहा था, फिर बीच में एक सिने प्ले करके फॉर्मेट आया, जो लोग थिएटर मतलब प्ले को एक स्टूडियो में एक फिल्म की तरह शूट करते, जैसे टेलीविज़न प्ले नहीं होते थे एक ज़माने में, या पाकिस्तानी प्ले होते थे जो सिंपल सा, बट वो टीवी टाइप का। तो वो किया, मतलब वो थोड़ा बहुत मतलब वो शूट किया, थोड़ी हाथ की सफाई उधर मतलब हो गई। बट वहाँ थिएटर से मैं बहुत जनरली मेरा थिएटर का काम ही चल रहा था और मैं उससे काफ़ी खुश था। और फिर एक पॉइंट पे ये हुआ कि भैया तुम राइटिंग का सारा पैसा थिएटर में डाल रहे हो, गंवा रहे हो, तुम्हारी सेविंग्स वगैरह कुछ हो नहीं रही हैं, तुम अब 6-7 साल से थिएटर कंपनी चला रहे हो और उसकी कोई मुनाफा तो हो नहीं रहा उसका, तो प्लान क्या है। फिर से डैड ने बैठ के बिठा के बोला कि भैया प्लान क्या है, बिकॉज टेक्निकली ये तुमको अपने आप को एक कट ऑफ देना पड़ेगा कि आपने अगर ज़िंदगी के 10 साल थिएटर को दे दिए और आपका सिर्फ घाटा हुआ तो शायद आप कुछ गलत कर रहे हैं। मतलब आप अपनी कंपनी आप खुद को सपोर्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर उसमें करने का क्या फ़ायदा है, फिर तो मतलब ये ज़िंदगी का जीने का तरीका तो गलत है ना। तो मुझे लगा कि हाँ यार इस बात में दम तो है कि और मुझे ये भी बहुत क्लियरली समझ आ गया कि पर्सनल इनकम, प्रोफेशनल इनकम, थिएटर का इनकम थोड़ा सा अलग सोचना पड़ेगा, नहीं तो आप कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। तो आई थिंक वो अगले 3 साल थोड़ा उस फोकस से काम किया कि अब एक तो मतलब रेगुलर काम तो खैर ठीक है, बट थिएटर में भी क्या है कि सब लोग जब थिएटर करते हैं और आपका कोई आप किसी को रिपोर्ट नहीं करते ना, उसमें आप खुद ही सारे डिसीजन लेते हैं, तो सब आर्टिस्ट बन जाते हैं कि कुछ भी मतलब जो मन में आएगा हम करेंगे। अब दुनिया को पसंद आया ना, पता नहीं, मुझे पसंद आया तो मैं अपने लिए कर रहा हूँ। बट फिर आपको थोड़ा रियलाइज़ होता है कि यार क्या है कि चलाने के लिए कुछ ऐसा करना पड़ता है जो आवाम को भी पसंद आए। मतलब आपको वो बैलेंस ढूंढना पड़ेगा कि ये आपको भी खुशी देता है बट लोग देखना भी चाहते हैं ना, मतलब ये एक्सपेरिमेंटेशन का भी कोई हद होती है। तो थोड़ा सा फोकस शिफ्ट हुआ कि अब थोड़ा सा ऐसा मटेरियल ढूंढो जो शायद पॉपुलर हो जाए,
जो एक मतलब नाम भी बन जाए थोड़ा सा, और थोड़ा मतलब एटलीस्ट वो कुछ सेल्फ तो इनकम सस्टेनेबल आने। हो। और वो टचवुड हुआ, मतलब अच्छा। बाय द एंड ऑफ 9 years द कंपनी हैड स्टार्टेड सपोर्टिंग इटसेल्फ, बिकॉज कुछ डिसीजंस ऐसे लिए, फिर वो जब डिसीजन हुए तो कुछ फेस्टिवल ने बुला लिया, किसी और ने इनवाइट कर लिया, तो धीरे धीरे हम समझते रहे कि यार ये सब बहुत एवेन्यूज़ हैं जिससे आप कुछ मतलब खुद को सस्टेन कर सकते हो। अनफॉर्चुनेटली आज भी इंडिया में थिएटर से पैसे बनाना बड़ा मुश्किल है, मतलब घर नहीं चल सकता टेक्निकली, पर्टिकुलरली प्रोड्यूसर के लिए। पर अब धीरे धीरे ऑफ कोर्स ऑडियंस भी ऑफ कोर्स बहुत बड़ी है। आई थिंक एक जगह जो AK वेरियस प्रोडक्शंस जो मेरी कंपनी है, जो आज अब 25 साल कंप्लीट हो गए हैं, इस साल ये 25वां साल चल रहा है। आई थिंक हम और 2-3 कंपनी ऐसे हैं जिन्होंने बहुत फोकस्ड एफर्ट से ना यूथ को थिएटर में लाया हम लोग। बिकॉज थिएटर ना थोड़ा सा ऐसा इंटेलेक्चुअल सोचते थे लोग कि सीरियस है, इंटेलेक्चुअल है, थोड़ा स्टीरियो टाइप था कि कुर्ता झोले वाले करते हैं थिएटर, और वो जो भी करेंगे अनशर्ट करेंगे, समझ नहीं आएगा। तो क्या है, यंग पीपल आर नॉट कमिंग टू द थिएटर, तो फिर थिएटर का फ्यूचर का क्या। और पर्टिकुलरली बॉम्बे जैसे शहर में, अब जैसे गुजराती थिएटर बहुत पॉपुलर है, मराठी थिएटर बहुत पॉपुलर है, बट हम इंग्लिश थिएटर वाले थे, और इंग्लिश थिएटर भी मतलब जो हो रहा था थोड़ा सा साउथ बॉम्बे में, थोड़ा सा रिच एजुकेटेड पीपल। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई, बेसिकली 8-10 साल हो गए थिएटर करने के, जहाँ हम लोग सब कुछ ट्राई कर रहे थे। तो मेरा भाई 8 साल छोटा है मेरे से, वो बेसिकली आई थिंक उसी घर में पैदा हुआ और बड़ा हुआ जहाँ मैं हुआ था। उसने बोला कि मेरे को इस फैमिली बिजनेस में नहीं आना, मुझे नहीं बनना एक्टर, मुझे नहीं बनना डायरेक्टर, मुझे फिल्म और थिएटर से कोई लेना देना नहीं है, मैं बाहर जाके कुछ और पढ़ना चाहता हूँ, मैं फैमिली से अलग कुछ सोचना चाहता हूँ। तो वो पढ़ाई वढ़ाई करके स्कॉटलैंड चला गया, उसने फोरेंसिक्स पढ़ाई की, फोरेंसिक बायोलॉजी पे उसने अपने मास्टर्स कंप्लीट किए। आज एक्टर है, राइटर है, डायरेक्टर है, थिएटर करता है मेरे साथ। तो वो घूम फिर के आगे नहीं, वो एक्चुअली बहुत अच्छा कर रहा था फोरेंसिक बायोलॉजी में, उसका काम अच्छा चल रहा था, स्कॉटलैंड में लंदन में जाने वाला था आगे करने, वो रिसेशन आ गया। अच्छा। तो रिसेशन आ गया ये तो स्कॉलरशिप वगैरह 2009 के बंद हो गए, आसपास। हाँ फिर वो सब बंद हो गया। तो जो स्कॉलरशिप्स वगैरह मिल रहे थे, वो पूरा माहौल बदल गया। तो फिर उसने बोला ठीक है मैं 1 साल के लिए वापस आता हूँ, फिर 1 साल बाद चला जाऊँगा। बट फिर वापस आके चीज़ें वहाँ बेटर नहीं हो रही थी। अच्छा, इंडिया में फोरेंसिक्स थोड़ा लिमिटेड है, मतलब या तो इंश्योरेंस कंपनी करती है या पुलिस करती है। तो वो आके यहाँ पे ढूंढ रहा है कि मैं क्या करूँ क्या करूँ, फोरेंसिक्स पढ़ाने लगा अपने से 3 साल छोटे बच्चों को, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं था उसके पास, वो कर रहा था। फिर कुछ नया नाटक हो रहा था, तो मैंने बोला भैया आ जा तू थोड़ा इधर हेल्प कर ले। फिर कुछ उसको पसंद आ गया, फिर उसने कुछ डायरेक्ट कर लिया। अब सबसे सक्सेसफुल हमारे नाटक वही डायरेक्ट करता है। बट एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या हुई कि जब वो आया वापस, तो उसने एक जब बीच में स्कॉटलैंड से वापस आया था, तो मेरा कोई प्ले चल रहा था, तो बोला कि मैं आता हूँ। तो स्कॉटलैंड से उसके कुछ दोस्त आए थे, तो उनको लेकर आया वो प्ले देखने। तो अजीब सा नाटक था, कुछ एक्सपेरिमेंटल टाइप का जो हम करते हैं कभी कभी। तो एंड में आकर बोला कि क्या था क्या ये यार, कि मेरे दोस्त तो चले गए आधे में यार, तो तू ऐसा कुछ क्यों नहीं करता जिसमें मेरे दोस्त आ सके। तो यही कुछ अजीब चीज़ें करता है, जो मतलब जो इंटेलेक्चुअल बूढ़े बुजुर्ग आ रहे हैं और वो भी ढोंगी कर रहे हैं समझने का। तो तू ऐसा कुछ क्यों नहीं करता जो मतलब दुनिया को पसंद है यार, मैं अपने दोस्तों को इस चीज़ के लिए बुलाऊं। तो मैंने ऑफेंड हो गया, तो मैंने बोला तू कर लेना, तेरे दोस्तों के लिए तू कर। तो मुझे लगा ना बोलेगा, उसने हाँ बोल दिया, हाँ ठीक है मैं करता हूँ। और फिर मतलब वहाँ से आई थिंक जिस तरह का कंटेंट हम लाते हैं उसमें हम लोग यूथ को काफ़ी अंदर ला पाए, तो वो काफ़ी दुनिया बदल गई पिछले 10 साल में। आप अगर बॉम्बे में भी देखो तो पिछले 10-15 साल हो गए, बट पिछले 15 साल में यूथ आने लगा है थिएटर। अब यूथ अगर किसी को डेट पे जाना है तो वो सिर्फ सिनेमा हॉल नहीं सोचते, वो थिएटर भी सोचते हैं। तो हमने काफ़ी 2-3 और ग्रुप्स के साथ और सब लोगों के साथ एक कोशिश की कि एक्सेसिबल बनाओ थिएटर को, नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे। तो वो एक बहुत बड़ी फाइट रही है हमारी, जो हम बहुत खुश और हैं कि बहुत बड़ा आज कंट्रीब्यूशन भी और आपका वो रहा हैं है। 3-4 ग्रुप्स हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की है ये करने के लिए। यूथ थिएटर फेस्टिवल वगैरह करके, क्वासार पदमसी हैं उन्होंने किया है, और बहुत लोगों ने ऐसा यूथ को लाने की जो जद्दोजहद की है वो फाइनली जाके पे ऑफ कर रही है। नहीं तो आज लोग
बॉम्बे में थिएटर को एंटरटेनमेंट का माध्यम समझते हैं, ये नहीं कि मतलब कहीं जाके हमको लेक्चर मिलने वाला है 1.5 घंटे का, या मतलब कुछ नहीं समझ आएगा वो देखने जा रहे हैं। तो आई थिंक वो एक बड़ी हमारे लिए भी बहुत बड़ा ग्रोथ रहा कि हमने वो भी करना शुरू किया। और थोड़ा सा आई थिंक कि आप अपने कंटेंट से एक ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं, ये धीरे धीरे समझ आया कि आप एक ऑडियंस कल्टिवेट कर सकते हैं जो आज आपकी कंपनी का नाम सुन के शायद आ जाए प्ले देखने, चाहे वो प्ले जो भी हो। तो तो ये तो कमाल का वो एक चेंज है। ब्रांड बनाना मुश्किल रहा है, आई एम मतलब अब श्योर, 25 साल हुए हैं, बट वो इंटरेस्टिंग रहा है आई थिंक कि वो एंड तो हाँ, तो ये इसमें रहा। और फिर फिल्म मेकिंग का जो हुआ साइमल्टेनियसली ही चल रहा था हमेशा, थिएटर तो साथ में चल ही रहा था, राइटिंग में कर रहा था। फिर मुझे काइट्स पे बुलाया गया, काइट्स की राइटिंग टीम पे। तो वहाँ अनुराग बासु से अच्छी दोस्ती हो गई मेरी, और हमने राइटिंग प्रोसेस काफ़ी इन्जॉय किया। तो काइट्स बनने के बाद उनका अचानक फ़ोन आया कि MTV कुछ टेलीविज़न फिल्म्स बना रहा है, जो मेरे ख्याल से निखिल अडवाणी, रोहन सिप्पी, अनुराग बासु, ऐसे 6 लोग थे जो प्रेजेंट कर रहे थे। 6 टॉप के फिल्म मेकर थे उस वक्त के, कि आप लोग अपना नाम जोड़िए और आपका कोई असिस्टेंट या आपका कोई चहीता बंदा ये बना दे, आप ओवरसी करो क्रिएटिवली। तो तब जाके, और इसमें एक ब्रांड भी इन्वॉल्व था, ये मतलब बेसिकली आप 70 मिनट का एड बना रहे थे, मतलब उसमें ब्रांडिंग वगैरह होती थी, बट वो आप कहानी का एक पूरा आपको ऑप्शन दिया गया था कि थोड़ा। तो वो मेरा पहला एक्चुअल प्रोजेक्ट था, जो एक रियल FM करके एक फिल्म बनाई थी एज ए डायरेक्टर, जो अनुराग बासु ने प्रोड्यूस की थी, जो MTV पे आई थी और YouTube पे आई थी। वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था। और आई थिंक वो जो 7 या 8 दिन थे जब वो फिल्म शूट की, मतलब मुश्किल था, बिकॉज बहुत कुछ शूट करना था 7 दिनों में। सारे दोस्तों ने साथ आके मतलब मेहनत की, उन्होंने भी कुछ लोग रेकमेंड किए जिनके साथ काम करने में मज़ा आया। वहाँ आई थिंक मुझे बहुत क्लियर हो गया कि मुझे यही करना है, कि ये दुनिया मुझे पसंद है। ये मतलब कहानी बताना सेट पे, इतने सारे लोगों के साथ एक विजन में उनको लाना। और वो मुश्किल सा शूट था, उसमें 26 गाने वगैरह थे, बट वो बहुत हेक्टिक रहा। बट आई थिंक वो मतलब वो 8 दिन जब शूट ख़त्म हुआ उसके बाद मतलब चलने फिरने की हिम्मत नहीं थी, बट इतना समझ आ गया था कि अब ये यार पसंद है। अब इसमें सर ये बताएं कि आपको क्रिश में मौका मिला, फिर ये आपने जो बताया फिल्म बनाने का, एड फिल्म की तरह ये मौका मिला, तो उससे आपका डायरेक्शन की ट्रेनिंग हो गई। बट ट्रेनिंग क्रिश में हुई, हाँ, लत यहाँ लगी। तो तो अब अगर स्टूडेंट्स की अपन बात करते हैं तो क्या तरीका आप सजेस्ट करेंगे? बिकॉज ये तो बड़ा अनकन्वेंशनल तरीका है जो हर किसी को मौका भी नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, हाँ। सो क्या स्टूडेंट्स को FTI या ये NFDC के थ्रू कुछ कोर्स करने से कुछ एडवांटेज मिलता है, या लोगों को ऑब्जर्व करके थिएटर के थ्रू? मुझे ऐसा लगता है कि जो आप ऑन द जॉब सीख सकते हैं वो इंस्टीट्यूशन से नहीं सीख सकते। आई थिंक कि बहुत एडवांटेजेस हैं इंस्टीट्यूट के, कि आपको टेक्निकली काफ़ी साउंड, मतलब ऐसा साउंड बना देंगे, आपको सारी चीज़ें एटलीस्ट एक बेसिक लेवल पे वो थियोरी समझ आ जाएगा, जो शायद आज मेरे को नहीं समझ। मुझे काफ़ी चीज़ों की समझ नहीं है क्योंकि मेरी नॉलेज ज़्यादा प्रैक्टिकल है, और बट कभी कभी लगता है कि काश मुझे ये थियोरी भी समझ आई होती। बट आई थिंक कि जो अ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे हम जब मैं जब AD था, तो फॉरेन फिल्म स्कूल से AD पढ़ के आते थे यहाँ AD बनने, बट ये संसार ही अलग है। वो वहाँ जो सीखते हैं और यहाँ जैसे फिल्में बनती हैं, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो आपको आकर अनलर्निंग करनी है। आपने जो सीखा है वो उतना कोई वो तो था नहीं। अब धीरे धीरे सिस्टम बन रहे हैं, हमारी इंडस्ट्री में भी काफ़ी चीज़ें डिसिप्लिन हो रही हैं, सिस्टम बन रहा है, फॉर्मेट बन रहे हैं। पर मुझे मेरा मानना ये है कि अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल फिल्में बनानी हैं या आपको थिएटर करना है, तो 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक है वो कंटेंट कंज्यूम करना, आपको फिल्में देखनी है, आपको थिएटर देखना है, आपको देखना है, और एटलीस्ट ये तो समझ आएगा कि मुझे इस टाइप का नहीं करना, बट आपको कंज्यूम करना बहुत ज़रूरी है, और दूसरा है उसी में काम करना। बाकी मुझे लगता है कि वो सबसे ज़्यादा यूज़फुल है। मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे बहुत दोस्त हैं जो फिल्म इंस्टीट्यूट से आकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं,
और वो बहुत अच्छी बात है, अगर वो हो जाए तो अच्छा है। बट मेरा पर्सनल मानना ये है कि आप अगर वर्क एक्सपीरियंस मिल जाए आपको, और अब क्या है क्योंकि OTT हो गया, शॉर्ट फिल्म्स हो गया, अब तो माइक्रो सीरीज बन रही हैं, इतना सारा कंटेंट बन रहा है, तो अब अपॉर्चुनिटी बढ़ गई है। हाँ, सो अब लोग ढूंढ ही कंपैरेटिवली बिल्कुल आपको लगता मतलब है कि आप चांसेस हैं बिल्कुल कोई चांसेस हैं, स्टूडेंट बिना कनेक्शंस बिना के अगर कनेक्शन मुंबई के आता है एब्सोल्युटली, अगर आप तो मतलब उसको इंटरेस्ट मौका हैं मिल तो जाएगा। मतलब इंटर्न के तौर पे ही शुरू करें। बट मतलब लोग ढूंढ रहे हैं लोग जो काम करें, बिकॉज काम अब टचवुड काफ़ी है, तो मतलब वो टीम्स ढूंढ रहे हैं लोग कि कोई आके। हाँ ये है कि उस लेवल पे आप शुरू करें तो शायद ईगो साइड पे रखना पड़ता है, क्योंकि आप चाहे थिएटर में आए या आप चाहे फिल्म में आए, जब आप जूनियर लेवल पे आते हैं तो आपको सब करना होता है। और मतलब वो ऑलमोस्ट एक राइट ऑफ पैसेज है कि आप मतलब शुरू करेंगे तो आप सब करेंगे, मतलब आप चाय भी लाएंगे लोगों के लिए, आप ये भी करेंगे, आप मतलब तो, और उसके बाद आप धीरे धीरे मतलब कहीं पे दिखा पाएंगे कि आपकी वैल्यू क्या है। अब यहाँ पर सर एक चीज़ जो काफ़ी सुनने में आती है, जनरली लोग कहते हैं कि जो जेंजी है उनमें पेशेंस कंपैरेटिवली कम है एज़ कंपेयर टू जो पुरानी आई जनरेशन थिंक है। सो, आई थिंक कि मुझे ऐसा लगता है कि पेशेंस एक चीज़ है जो कम है, और अब जेंजी वाले शायद अपसेट हो जाएं मेरे से, बट जेंजी वाले लोग सेंसिटिव भी बहुत ज़्यादा हैं। आई थिंक कि वो जो रेजिलियंस थोड़े अर्लियर जनरेशन्स में था वो अब उनमें नहीं है, और वो हो सकता है क्योंकि सोसाइटी बदल गई है। मतलब आज आप डांट नहीं सकते किसी को। हाँ, डांट नहीं सकते, और जो बहुत कॉमन हाँ वर्ड्स थे, हाँ, किसी को बॉडी शेम जिसको आज आप वो बोलते सब हैं, कर नहीं वो सकते। नॉर्मल पर माना जाता था उस दो ज़माने में जो जनरेशन गलत। पहले जो मेरी जनरेशन है, हम तो मार खा के निकले हैं, हाँ, बिल्कुल। और मतलब वो तब नॉर्म था हाँ, और कि स्कूल आप में मार पड़ जाए तो घर स्कूल पे और अब, डांट हाँ पड़ती थी। मतलब कि टीचर अब हाथ नहीं लगा सकते स्टूडेंट को, हमारे सर पे तो स्केल तोड़े हैं। तो मतलब वो अब ज़माना बदल रहा है, और मतलब उसमें कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं क्योंकि मारपीट अच्छी चीज़ नहीं होती। बट मुझे ये भी लगता है कि थोड़ा सा कि थोड़े से नरम हो रहे हैं लोग, मतलब जो थोड़ी सख्ती चाहिए काम करने में। और मैं मतलब कुछ रीसेंट प्रोजेक्ट्स में जब मैं भी कुछ यंग टीम मेंबर्स के साथ अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि मतलब जैसे स्टेमिना ही कम है, वो थोड़ा सा मतलब थक जाते हैं, और वो वर्क लाइफ बैलेंस की भी बात कि होती है वो यहाँ पर मतलब तो। आदत नहीं है ना, मतलब वो थोड़ा सा और तो बट इसमें सही गलत की बात नहीं है। हम शायद बेवकूफ़ थे कि हम बैल थे, कि हम कर लेते थे जो कर लेते थे, बिकॉज तब हमको पता नहीं था कि और कोई ऑप्शन है। अब ऑप्शंस हैं, और आज मतलब काम के भी बहुत ऑप्शन है, आज लोग ना भी बोल सकते हैं कि हमें नहीं करना ये, हमें मतलब तो अब मतलब इन्वायरमेंट टॉक्सिक हो सकता है। एक ज़माने में सारे इन्वायरमेंट टॉक्सिक थे अगर आप इस नज़रिए से देखें, बट तब हमें नहीं लगते थे ना, तब हाँ, हमने क्योंकि तो। वो अपब्रिंगिंग भी उस हाँ तरह की थी बिल्कुल, और सोसाइटी भी उस तरह की थी, बिल्कुल बट अब मतलब थोड़ा सोसाइटी में भी वो एक सेंस आ रहा है। अब तो मतलब मैं मेरे दोस्त जो रिसेंटली जो यंगर दोस्त जो माँ बाप वगैरह बने हैं, तो उनके पेरेंटिंग के स्टाइल्स में भी होता है कि आप मतलब हाथ वाथ नहीं उठा सकते। हम तो यार चप्पलों चाटों पे ही पैदा होकर मतलब आगे ही बढ़े हैं भाई, तो वो तो मतलब वो तो ये वो तो उतना तो बनता है तो हमें लगा था हाँ, ऐसा। बट एज यू बट राइटली सेड कि थिंग्स हैव चेंज्ड, things have changed, तो things have changed, and I एंड think विच that, इज़ फॉर गुड and एज see वेल। for good and bad, I mean see the thing is that I don't think that I do think that आपका सवाल था कि आपने कहा क्या जेंजी पेशेंस। जेंजी, हाँ आई थिंक कि पेशेंस का क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि अब ना ऑप्शन ज़्यादा हो गए हैं। अब आपकी क्या है कि अब टेक्नोलॉजी की वजह से आज आपके पास बहुत कुछ करने के ऑप्शंस हैं, एंड विद अ लोअर इन्वेस्टमेंट एंड अ लोअर स्किल सेट ऑल्सो। इसमें कहीं ऐसा भी लगता है सर आपको कि एक मिडिल क्लास जो पिछले 20-25 साल में इमर्ज हुआ, उसमें बेसिक्स का जो स्ट्रगल था वो ख़त्म हो गया, इसलिए वो ये उससे आगे का एवोल्यूशन है। देखिए मेरा क्या आज है, भी जो गरीब आदमी है, हाँ मुझे नहीं लगता कि वो इतना सेंसिटिव हो पाया है, या वो काम के लिए मना कर देगा, या उसमें पेशेंस की कमी है। देखिए मैं सिंस फिल्म और थिएटर और राइटिंग की बात कर रहा हूँ, तो मैं जैसे ये परफॉर्मिंग आर्ट्स वाली जो इंडस्ट्री हैं,
देखिए एक तो क्या है, इंटरनेट के आने के बाद, इंस्टाग्राम आने के बाद कि हर कोई परफॉर्मर है, हर किसी के पास कैमरा है, तो क्या हो गया है कि वो अब बहुत एक्सेसिबल हो गया मामला। लोग सरकारी नौकरी छोड़ के भी ये लगाने लगे। बिल्कुल, मतलब बट चलिए आप तो काम की बातें कर रहे हैं, तो हर कोई काम की बातें भी नहीं करता और काफ़ी पैसे कमा लेता है। हाँ, तो आई इनफैक्ट थिंक वो ज़्यादा कमा रहे हैं। वही मैं बोल रहा हूँ कि हमने ना छिछोरेपन को लुक्रेटिव बना दिया है। एग्जैक्टली, सैडली। हाँ, तो जो नॉट सैडली फॉर देम, गुड फॉर देम, बट वो एक क्या हो गया ना, मुझे ऐसा लग रहा है बेस स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी कम हो गया। अच्छा, उसके साथ क्या हुआ, अटेंशन स्पैन कम हो गया। पेशेंस तो मतलब नाम की चीज़ ही नहीं है ना। अटेंशन स्पैन तो आज आज मैं वही बोल रहा हूँ, आज मुझे ऑफर आते हैं माइक्रो सीरीज़ बनाने के जो 1.5-2 मिनट के एपिसोड होंगे, और बहुत लोग बना रहे हैं वो। मेरे तो पल्ले ही नहीं पड़ रहा, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। मैं बोल रहा हूँ कि मैं तो शायद मैं 1.5 मिनट का शो देख रहा हूँ, ये एक पूरा एपिसोड निकल गया, उसके बाद मुझे स्वाइप करके एक और एपिसोड देखना है, और वो सिर्फ 90 सेकंड का होगा जिसमें मुझे पूरी कहानी बतानी है और हुक भी देना है। तो मैं ओल्ड स्कूल हूँ, मैं शायद ये कंज्यूम करना ही नहीं समझ आता, मुझे समझ नहीं आता, तो मैं बनाऊँ कैसे, मतलब वो एक ऐसा। बट दुनिया में तो चल रहा है ना ये, चल रहा है, दुनिया में तो यू हैव टू कीप पेस विद and yeah, and चेंजिंग I think that टाइम्स। I definitely think that attention span has become much less, and therefore patience has become less. And I think कि आप टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट की बात करो तो प्रोज एंड कॉन्स वे करो तो कॉन्स ज़्यादा ही हैं, बिकॉज ये मतलब जो हो रहा है, मतलब वो आजकल किसी से बात करना मुश्किल हो गया है। मतलब वो अभी जैसे आप फैमिली डिनर ही नहीं अब कम होते हैं आज, और अगर होते हैं तो लोग फ़ोन पे होते हैं। तो मतलब वो एक तो बहुत, मतलब ये बहुत लार्जर डिस्कशन है, ये बहुत लार्जर प्रॉब्लम है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है। ये सिर्फ हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कि आई थिंक कि हम केवल उस जनरेशन को नहीं ब्लेम कर सकते हैं, बट एज अ सोसाइटी the choices that have been made and the advancements that have happened have led to people changing as human beings, and they have more options at their disposal, and automatically things, मतलब what is important has changed, priorities बदल गई हैं। तो उस हिसाब से तो मतलब, बट अब क्या है, जैसे आपने कहा, अब हमें समय के साथ चलना पड़ेगा, ट्रू, क्योंकि समय अब टू बी उनका है। रेलेवेंट विल हाँ, हैव टू तो टू बी कीप रेलेवेंट पेस। we'll have to keep pace, to be relevant we'll have to understand and recognize everybody's requirements. यस, It is very important because that is the future, no? हाँ, That is the future, whether we एंड like देन it or वी आर not. इन मार्केट, सो Yeah, so whether we like it or not, that is the ट्रू। future. तो अब वापस डायरेक्शन पे आते हैं सर, कि स्क्रिप्ट राइटिंग और स्क्रिप्ट ब्रेकडाउन जो है, क्या ये कि स्टूडेंट्स को पहले से सीखना चाहिए या ये विद टाइम आ जाता है, स्क्रिप्ट राइटिंग एंड स्क्रिप्ट ब्रेकडाउन जो है? अगेन मैं अपने जो देखिए आज तो क्या है, इंटरनेट की वजह से या इतनी सारे, हमने तो किताबें पढ़ के सीखा था, आज इंटरनेट पे बहुत आसानी से मिल जाते हैं, टिप्स मिल जाते हैं, ट्यूटोरियल मिल जाते हैं। मुझे लगता है थोड़ा बहुत कर लेना चाहिए, मतलब मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। मैंने भी 4 किताबें पढ़ी स्क्रिप्ट राइटिंग पे, तो जाके मेरे कुछ ओपिनियंस फॉर्म हुए। अब वो किताब की जगह टीचर होता तो वही फ़ायदा होता। तो मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि एक प्रोफेशन के बेसिक्स समझने के लिए थोड़ा बहुत सीख लेना बुरी बात नहीं है। उसके बाद आई थिंक आपका इंस्टिंक्ट बहुत काम आता है, और उसके बाद आई थिंक कि एक्सपोजर बहुत काम आता है। कि मतलब जैसे अगर मैंने 4 या 5 किताबें पढ़ी स्क्रिप्ट राइटिंग के बारे में, सबसे ज़्यादा जो मुझे इम्पैक्ट की वो एक फिल्म थी, बुक थी जिसका नाम था 4 स्क्रीन प्लेस। वो 4 इंग्लिश फिल्मों के स्क्रिप्ट्स थे, और वो 4 फिल्में आप देख लो और फिर उनकी स्क्रिप्ट पढ़ लो तो आपको समझ आता है कि अच्छा हाँ ये तो आपको पूरा प्रोसेस बैकवर्ड समझ आ जाता है कि अच्छा ये इस तरह लिखा गया था ये, और उसमें एनालिसिस था उसमें। तो अगेन मुझे लगा सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच था वो। आप मुझे हवे में रूल्स नहीं बता रहे, आप मुझे एग्जाम्पल के साथ बता रहे हैं, और आप 4 पूरी फिल्मों के ब्रेक डाउन कर रहे हैं कि इस पॉइंट पे ये इसलिए हुआ था क्योंकि ये इमोशन इवोक करना था। अब ये चीज़ें रह जाती हैं, ये मुझे लगता है कि ये प्रैक्टिकल गाइडलाइंस आपको ज़्यादा हेल्प करते हैं। अगर आप वो ऐसा जो इंस्टाग्राम पे मिलने वाले 2 लाइन होंगे जो रूल है राइटिंग का, वो आप अप्लाई कर पाओगे या नहीं पता नहीं, बट मतलब अगर आप प्रैक्टिकली 4 चीज़ें अलग अलग चीज़ें पढ़ के
उसको कंपेयर कर पाएँ, उसका प्रोसेस समझ पाएँ कि ये डिसीजन क्यों लिया गया था, आई थिंक वो ज़्यादा हेल्पफुल है। आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे वो बिकॉज आप उसका एग्जीक्यूशन भी देख रहे हैं, ये सिर्फ ये नहीं है कि किताबी बातें नहीं हैं, बिकॉज इवेंचुअली ऑल्सो आई थिंक कि जैसे कि और जैसे आपने कहा कि जैसे अगर डायरेक्शन सीखना है, और मैं बोल रहा हूँ कि ऑन द जॉब सीखो, मतलब राइटिंग भी, मतलब राइटिंग करना शुरू कर दो, खराब हो या बुरी, मतलब अच्छी हो वो दूर की बात है, पहले कर तो लो। मतलब पहले तो क्या है कि जो जो आपसे बेसिक रिक्वायरमेंट है उतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी, पहले ये पता तो कर लो कि आप में वो मेहनत करने की क्षमता है या नहीं। मतलब राइटिंग करना लगता बहुत सुंदर थॉट है, बहुत मुश्किल काम है, बहुत ही मुश्किल काम है और बहुत ही टाइम टेकिंग काम है। मतलब स्टार्ट से एंड तक पहुंचना तो मतलब उसमें अलग अलग ट्रॉमा से आप गुजर के आओगे कि मतलब कुछ दिन होंगे जब आप नहीं लिख पाओगे, कुछ दिन आप कुछ लिखोगे जो आपको लगेगा इतना ख़राब आपने कभी पढ़ा ही नहीं है। ये प्रोसेस में उतरना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ जो आप कहना चाहते हो एक बार लिख के पूरी कह दो, वो बहुत ज़रूरी है। और वो किए बिना डिसीजन भी नहीं लेना चाहिए, उतना चांस तो तुम्हें खुद को देना चाहिए कि पहुंच तो जाओ। हो सकता है कि मतलब बहुत ही ख़राब निकले, और मतलब हो सकता है कि लोग पढ़ के बोले कि भाई ये गलती से भी मत करना, सीए बन जाओ, तो मतलब हो सकता है कि वो बोल दें, बट ये अपने लिए बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मेरे एक म्यूज़िक सर ने मुझे बोला था, सर मैं 7th क्लास में था, म्यूज़िक पीरियड में सिंगिंग की क्लास होती थी, तो उन्होंने मुझे बोला था कि यार तुम मत आया करो। मुझे क्लैरिटी आ गई बट थी कि कोशिश तो भाई की ना, अपने को कोशिश फील्ड, तो की ना हाँ, आपने, हाँ ठीक कि है। चलो ये एक तो फील्ड अपने लिए नहीं है। और आपको कितनी बुरी तरह करना था तो टीचर बदल दो तो है ना। तो नहीं, बट हाँ मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे एक्सपीरियंस में आई थिंक कि अगर आप एक मीडियम के लिए, अब मैं फिल्म टीवी ये सब अलग नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आपको कहानियाँ बतानी है, चाहे डायरेक्टर के तौर पे, चाहे एक्टर के तौर पे या राइटर के तौर पे, मेरे लिए, और ये बहुत सूफी सा ख्याल लगता है लेकिन है नहीं, पहली चीज़ सबसे ज़रूरी है कि आपको कहानियों से प्यार होना चाहिए, अपनी नहीं, कहानियों से, उस माध्यम से प्यार होना चाहिए। वो पहला स्टेप है। उसके बाद क्या होगा ना, आप बहुत चीज़ें सह लोगे क्योंकि आपको उससे प्यार है। अगर सिर्फ एक नौकरी के नज़रिए से जाओगे तो क्या होगा, दिक्कत भी आएगी और क्वालिटी भी अफेक्ट होगी। तो मुझे मतलब ये अगेन वो ऐसा थोड़ा सा ऊंची बात लग रही है, बट ये है कि मतलब यहाँ पे जो आप कुछ कंटेंट जब क्रिएट कर रहे हैं, कंटेंट जो बोलते हैं, तो उसके लिए वो एक पैशन होना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक नहीं तो वो आपको ड्राइव नहीं करेगा। और वो मतलब, और ये सिर्फ इसके लिए नहीं है, मैं अक्सर सोचता हूँ कि मैं, और आपके एपिसोड पे आ भी चुके हैं, मैं डॉक्टरों के बारे में सोचता हूँ कि आप एक सर्जन की बात ले लो, उनकी ज़िंदगी बाहर से देखने में तो बहुत ख़राब है यार। मतलब उनको रोज़ जाकर मतलब मौत से लड़ना है और क्या क्या देखना है, बट वो वापस अगले दिन जाकर वही करेंगे। मतलब उनको उस प्रोसेस से कुछ तो मतलब मिलता होगा ना, लगाव है, कुछ प्यार लगाव है, होगा, या तो वो बड़ा थॉट है कि हम सेटिस्फैक्शन है, किसी की जान हाँ, बचा सकते सेवा हैं कर रहे हैं। या हम किसी की सेवा कर रहे हैं। अब वो कुछ लोगों के डीएनए में होता है कि हम किसी की सेवा कर रहे हैं, बट मतलब वो कितनी बड़ी बात है कि आप मतलब रोज़ जाकर ऐसी चीज़ें देख रहे हैं जो किसी का मन नहीं है देखने को, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप मतलब कैसे कैसे। हाँ, और ऐसा भी नहीं है कि वो पैसा कहीं और से नहीं तो कमा मतलब सकते। कुछ तो होगा ना उसमें। अब वो मुझ में डॉक्टर्स नहीं का, है वो हाँ, बात, बट उनमें वो बात होगी कि उनको कुछ मिल गया जो उन्हें ड्राइव कर रहा है, तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो खुद में ढूंढना बहुत ज़रूरी है हर स्टूडेंट के लिए। और आज क्योंकि ऑप्शन इतने सारे हैं, आज तो आप घर बैठे बैठे इंटरनेट पे पैसे बना सकते हो ना, अगर मतलब वर्स्ट कम्स टू वर्स्ट। बट अगर आपको जॉब सेटिस्फैक्शन चाहिए तो पहले आपको वो खुद के अंदर झांक के देखना पड़ेगा कि मुझे किस चीज़ से इनकरेजमेंट मिल सकती है, किस चीज़ मुझे पुश करेगी। नाउ कमिंग टू फिल्म मेकिंग सर, कि हम जनरली फिल्म्स को एंटरटेनमेंट का एक ज़रिया मानते हैं, लेकिन ये एक तरह से नेशन बिल्डिंग या जो एक मोमेंटम होता है, एक सेंटिमेंट जो होता है,
वो क्रिएट करने में भी हेल्प करती हैं मूवीज़. सो व्हाट वुड यू सजेस्ट टू स्टूडेंट्स कि क्या उनको सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए मूवीज़ बनाने की तरफ सोचना चाहिए, या आपको लगता है कि ये भी एक एंगल उनको रखना चाहिए कि हाउ वुड इट अफेक्ट द सोसाइटी, उसको बेहतर बनाने में काम आएगी ये मूवी, या थोड़ा देखिए, सा मुझे उल्टा क्या लगता पड़ेगा है असर? कि इसमें राइट और रॉन्ग कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आप बिल्कुल ही कुछ एंटरटेनिंग बनाना चाहते हैं जो माइंडलेस है, जो कोई बड़ी बात नहीं कह रहा, पर उससे लोगों को खुशी मिल रही है, वो भी बहुत बड़ा आपका योगदान है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपका वो नज़रिया होना चाहिए। बट मुझे ये भी लगता है, और ये बहुत क्लीशेड सी बात है, बट वो बोलते हैं ना कि ऑल आर्ट इज़ पॉलिटिकल और ऑल आर्ट इज़ सोशल। मुझे ये लगता है कि करते करते ना आपकी बातें आ जाएंगी उसमें, कुछ बात होगी जो आप कहना चाहते हैं जो आ जाएगी उसमें, छोटी छोटी चीज़ों में आएगी। वो ज़रूरी नहीं है कि आपको उसी टॉपिक पे फिल्म बनानी है, बट आपकी बातों में कुछ बात झलक आएगी जो आपका माइंड स्पेस है, जो आपका स्टैंड है, वो आ जाएगा इवेंचुअली। वो और अगर ना भी आए, अगर आपने सिर्फ सुख दिया है लोगों को, अगर हाँ, आपने सिर्फ उनको खुशी दी है, कुछ हंसने का 3 मौका घंटे दिया. के लिए आपने उनको अपने प्रॉब्लम्स भुलवा दिए हैं, तो उसमें कौन सी आप भी सेवा ही कर रहे हैं। तो वो बहुत अच्छी बात है। आप लोग तो मुझे ये नहीं लगता कि ये प्रेशर किसी को अपने ऊपर डालना चाहिए। बट मुझे ये भी लगता है कि अगर अगर आपकी कहानी कहने में कोई बात है जो आ जाती है, जो नेचुरली आ रही है, तो आने दो। और हाँ, अगर आपको कुछ ज़रूरी बात करनी है तो इस मीडियम का इस्तेमाल भी करो। तो इट इज़ रियली अप टू यू, इट इज़ रियली वेदर यू वांट टू डू इट, वेदर यू डोंट वांट टू डू इट इज़ कम्प्लीटली। आई डोंट थिंक कि वो हार्ड एंड फास्ट कुछ होना चाहिए। मतलब वो जैसे थिएटर में भी बोलते हैं ना कि थिएटर इवेंचुअली तो क्या है कि एक पॉलिटिकल टूल माना जाता था, सोशल टूल माना जाता था। रेवोल्यूशन हुआ है थिएटर की वजह से। फिर लोग बोलते हैं कि लेकिन यार ये थिएटर मतलब ये तो, बट छिछोरे थिएटर में प्रॉब्लम कुछ नहीं है। मतलब हमें हर तो मैं ना हर इंटरव्यू में कहता हूँ, ये ओटीटी के बारे में बात होती थी, बट ये एक्चुअली अब ज़िंदगी के बारे में बात है कि हर पीस ऑफ कंटेंट के लिए एक ऑडियंस है और हर ऑडियंस के लिए एक कंटेंट है। ये दोनों चीज़ अब आज बैलेंस सच है। चल रहा है वो. मतलब हर कहानी का ऑडियंस है और हर ऑडियंस के लिए कोई कहानी वो ढूंढने की बात है। राइट. वो शादी है, हो ही जाती है सबकी इवेंचुअली, बट वो करेक्ट मैच ढूंढना है। अब आज मैं जाकर अपना टीवी ऑन करूं और उधर 1,500 चीज़ें हैं जिनको मैं देखूं, मैं गलत चुन के फिर जाकर इंस्टाग्राम पे बोलूँ कि भाई आते हैं, अरे भाई वक्त क्यों बर्बाद किया, जाके कुछ ढूंढ ले जो तेरे लिए वर्क करता है। और ऑल्सो आप इतनी बड़ी ऑडियंस को प्ले कर रहे हैं आज किसी भी चीज़ में, चाहे आप छोटे से थिएटर में कर रहे हैं या आप टीवी पे डाल रहे हैं, कोई ना कोई तो मिल जाएगा ना जिसके लिए आप बना रहे हो। हाँ, और सबको इसके आप लिए तो वैसे भी वेवलेंथ खुश नहीं कर आप सकते. सबको वैसे भी खुश नहीं रख सकते। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये जो प्रेशर है हमको अपने आप पे नहीं डालना चाहिए। वो प्रेशर कहाँ आता है? वो पैसे बनाने से आता है कि आज हमने अगर ऐसी फिल्म बना दी तो ये ज़्यादा लोग देखेंगे, ये ज़्यादा लोग उससे ऐसा उत्सुक होंगे, फिर वो और पैसे डालेंगे, तो हमें वो आपको फिर सक्सेस ड्राइव कर रहा है, वो आपको फाइनेंसेस ड्राइव कर रहा है, वो दूसरी बात है। वो if you're working towards success and profit, then you're obviously going to change to do what is trending at this point of time. But कोई रूल नहीं है। ठीक है सर, अब हम नेक्स्ट सेगमेंट में आते हैं जिसमें हम बात करेंगे स्किल्स और स्टोरी टेलिंग की. सो एज अ डायरेक्टर अगर हम बात करें अभी, तो स्टूडेंट्स के लिए या जो अपकमिंग डायरेक्टर्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, कौन सी ऐसी 3 स्किल्स आपको लगता है कि उनके पास होनी चाहिए, तब उनको ये डिसीजन लेना चाहिए कि हाँ फॉर दिस इज. आप फिल्म की बात कर रहे हैं, थिएटर की हाँ, बात कर रहे फिल्म हैं? फिल्म फिल्म मेकिंग. फिल्म अगेन मेरा मानना ये है कि सबसे ज़रूरी क्या होता है ना कि 50% ऑफ अ डायरेक्टर्स जॉब एक्चुअली पीपल मैनेजमेंट होता है। ओके. क्योंकि आप छोटी सी छोटी फिल्म अगर बना रहे हैं, 40-50 लोग हैं जो आपके लिए काम कर रहे हैं। वो 200, 250, 300 भी हो सकते हैं, बट 40-50 लोग तो कहीं नहीं गए। उतने लोग आ रहे हैं जो भी वजह से आ रहे हैं, बट वो आपके लिए आपके साथ काम कर रहे हैं। और किसी भी ग्रुप में, वो 4 के ग्रुप हो या 10 का ग्रुप हो या 50 का ग्रुप हो,
सब लोग को सेम पेज पे लाना बड़ा मुश्किल होता है। वो आपका मेन काम है। मेन काम ये है कि आपको पीपल मैनेज करने, आपको माहौल ऐसा क्रिएट करना है जहाँ लोग क्रिएटिव हो सके, मतलब वो जहाँ वो खुश हों। मतलब वो, जैसे मैं जब बोल रहा हूँ कि मैंने कॉर्पोरेट नौकरी छोड़ी और मेरे को क्रिएटिव कुछ करना था, अगर मेरी क्रिएटिव जॉब ऐसा लगने लगे कि मैं जॉब कर रहा हूँ, कि अब अलार्म बजा सुबह मुझे काम पे जाना है यार, सर पकड़ के काम पे जा रहा हूँ, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ? फिर वो क्यों छोड़ा? तो एक तो आई थिंक दो, एक्चुअली यहाँ दो पॉइंट हो गए। एक पॉइंट ये है कि पीपल मैनेजमेंट, बिकॉज क्या होता है, इंसान आते हैं तो इंसान का बैगेज आता है, ईगो आता है, ओपिनियंस आते हैं, ये आपको मैनेज करना है। आप ना डिबेट के मॉडरेटर हैं, बिकॉज ये बहुत अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के टैलेंटेड लोग आ रहे हैं आपकी मदद करने, पर आपको उन सब में एक बैलेंस ढूंढना है। हर किसी की यारी दोस्ती नहीं होगी, बट आपको वो एक सबको क्रिएट करना है साथ कि लेके सबको चलना। साथ लेके चलना है। तो इसमें पॉइंट 1 ये हो गया कि आपको पीपल मैनेजमेंट करना है। पॉइंट 2 ये हो गया कि माहौल ऐसा बनाना है कि आने का मन करे। मैं स्किल तक पहुंच ही नहीं रहा, मैं बोल रहा हूँ मेन चीज़ ये है कि आने का मन करे लोगों को, कि वो माहौल हो कि आए और तो वो काम करना चाहें आपके साथ, वो काम करना चाहें आपके लिए। तीसरा जो एक्चुअली मुझे जो एक बहुत स्किल के प्लेस में जो आता है, मुझे लगता है कि आपकी कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये लोग आ रहे हैं आपके साथ काम करने अपने अपने थॉट्स, लेकिन विजन आपका है, जो एक सिंगुलर विजन है जिनमें आपको सबको लाना है। तो आपके लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे तो कन्फ्यूजन होगा। अगर आप कम्युनिकेट करके सबको कन्विंस कर पाएँ और सेम पेज पे ले आएँ, वो बहुत ज़रूरी है। वो क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज बहुत ज़्यादा लोग आप पे डिपेंड कर रहे हैं। अगर आप एक प्ले कर रहे हैं जिसमें आप खुद ही एक्टर हैं, डायरेक्टर, और खुद ही लाइट वाले को बोल रहे हैं एग्जैक्टली क्या करना है, वहाँ आपको कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं, वहाँ आप अकेले निकाल रहे हो। बट जैसे ही आप थोड़े से बड़े स्पेस में चले गए, वो कोलैबोरेटिव ही होना पड़ेगा। वो आप आइलैंड नहीं बन सकते वहाँ, आपको वहाँ पे कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, वो माहौल बनाना पड़ेगा, वो एक क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक ये ऑलमोस्ट स्किल रिलेटेड भी नहीं है। और वो स्किल से रिलेटेड एक और पॉइंट जो है वो ये है कि एक चीज़ जो है ना, कि आप जब फिल्म बना रहे हैं, और मैं सिर्फ फिल्म की बात कर रहा हूँ, तो हर डिपार्टमेंट जो आता है ना, वो अपने डिपार्टमेंट का एक्सपर्ट है। आप नहीं हो उस डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट। आप जानकारी रख सकते हो, आप उसकी नॉलेज रख सकते हो, बट आप एक्सपर्ट नहीं हो। आप लाए हो एक्सपर्ट्स को, आप उनको मैनेज करने में एक्सपर्ट हो। लेकिन आप अगर किसी को लाए हैं क्योंकि उनका काम अच्छा है, तो उन्हें काम सिखाना आपका काम नहीं है, उनसे काम निकालना आपका काम है। तो आप किसी वजह से लाए हैं ना, कि आप अगर डीओपी को लाए हैं, जो कैमरामैन है आपके, उनको आता है ना अपना काम। तो मैं बोल रहा हूँ कि वो एक, वहाँ पे भी एक लेटिंग गो है, क्योंकि आप आते हो कि मेरी फिल्म है, बट बनती हमारी फिल्म है। बट आप जब आते हो मेरी फिल्म लेके, तो वो बहुत ज़रूरी होता है कि आप सबको उतना स्पेस दो कि वो अपना काम कर सकें। नहीं, बहुत शानदार बात तो बोली सर। ये मेरे लिए ये सीखने लाइफ के लिए बहुत स्किल्स हैं। ज़रूरी था। ये मेरे लिए सीखने के लिए बहुत ज़रूरी था कि जब मैंने अपनी पहली फिल्म बनाई ना, तो मैं ऐसे था बड़ा, मैंने एक हाईजैक नाम की फिल्म बनाई थी, जिसमें ऑल्सो बात ये थी कि काफ़ी यंग लोग काम कर रहे थे, काफ़ी मतलब एक्सपीरियंस के लेवल इतने कोई बहुत ज़्यादा हाई नहीं थे। बट वहाँ पे ना हर चीज़ का कंट्रोल चाहिए था, कि नहीं यार ये होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, ये वैसे करना है, ये यहाँ से रिकॉर्ड करो, यहाँ से करो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने खुद पे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया, कि मैं हर चीज़, अब क्या है कि अब मैं अगर इंसिस्ट कर रहा हूँ कि नहीं मुझे यही चाहिए, हो सकता है कि वो टेक्निकली गलत हो, पर मैंने मौका ही नहीं दिया, क्योंकि मैं हर चीज़ में बोल रहा था कि यार ये ही है एक, मतलब मुझे लगा कि वो होता है सिंगुलर विजन। बट फिर मैंने जब अपनी दूसरी फिल्म की, जब मैं कारवां पे गया, तो मेरे डीओपी थे अविनाश अरुण, जो कमाल के डीओपी हैं, मुझे भी पता है कमाल के डीओपी है। मेरे साउंड डिज़ाइनर अनीश जॉन, मैं जानता था उन्होंने क्या क्या काम कर लिया। मैं जानता हूँ कि आप दिग्गज हैं, मैं आपको काम क्या सिखाऊं। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मुझे इस सीन से क्या फीलिंग इवोक करनी है, अब आप अपना एक्सपर्टीज लाओ। तो वो मुझे समझ आया। तो आपको अपना वो, आप अपना सबकी टैलेंट और अपने लिमिटेशन समझना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे मैं जब फिल्म सेट पे जाता हूँ,
मेरा अब 25 साल का थिएटर बैकग्राउंड है, तो मुझे क्या पता है, मुझे पता है कि मेरे 2 स्किल हैं, मैं एक्टरों के साथ अच्छे से काम कर सकता हूँ, मैं उनको कम्युनिकेट कर सकता हूँ कि सीन में क्या करना है। और एक और चीज़ जो मुझे थिएटर ने सिखाई है वो है ब्लॉकिंग, कि खड़ा कैसे रहना, कहाँ से कहाँ जाना है, कि वो सीन डायनामिक कैसे बनेगा। जब आप स्टेज करते हैं तो आपके पास एक फ्लैट जगह है, उसमें आप बाहर से देखते हुए आपको समझ आने लगता है कि ये टैब्लो अच्छा है, या इस पॉइंट पे खड़ा हुआ तो इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, या आगे पीछे इस तरह हुआ तो पावर का प्ले अलग होगा। ये सब आप थिएटर में सीखते हैं। मुझे पता है कि मुझे इसकी थोड़ी बहुत समझ है और मुझे एक्टरों के साथ करने की समझ है, तो मैं यार ब्लॉक करके आपको सीन दे रहा हूँ, अब आप सारे एक्सपर्ट है, अब बताओ कैसे शूट करोगे। तो मेरा वो काम, क्योंकि ये मेरी लिमिटेशन, मुझे पता है कि मैं सबसे बेस्ट ये 2 चीज़ कर सकता हूँ, कि मैं अपने एक्टरों से बात कर सकता हूँ और मैं थोड़ा सा लोकेशन देख के एक सीन की ब्लॉकिंग कर सकता हूँ। बाकी चीज़ों में जो लोग सेट पे हैं वो मेरे से बेटर हैं, बट उसमें वो एक्सेप्ट करने में कोई शर्म नहीं है। वो प्रॉब्लम हो जाता है बहुत लोगों में, वो कंट्रोल जो होता है ना वो छोड़ना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इवेंचुअली वो बहुत ज़्यादा लोग हैं जो बना रहे हैं। तो आई थिंक ये अनएक्सपेक्टेड है जो मैं स्किल्स बोल रहा हूँ, बिकॉज ये एक्चुअली स्किल्स शायद नहीं, ये माने ना लाइफ जाए, स्किल्स हैं बट ये बहुत बट ज़रूरी हाँ, है एक्चुअली काम करने सो के लिए, क्योंकि एज आप हैं, डायरेक्टर भी ज़रूरी है। बिल्कुल, उसके बिना तो नहीं होगा। सर अभी जैसे आपने बात की कि एक्टर्स से आप बात कर लेते हैं, और एक कारवां मूवी की आपने बात की, तो इरफान खान जो हैं बड़े माने हुए एक्टर हैं, उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा सर? यार ओवरऑल तो कमाल रहा। आई थिंक एक तो चीज़ हम बिलीव नहीं कर पाए कि मैं अपनी दूसरी फिल्म में इरफान साहब के साथ काम कर रहा था, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और सच कहूँ तो पहले तो फटी पड़ी थी, क्योंकि हमने कभी सोचा नहीं था कि उस टाइम वो पॉपुलर हो चुके थे? बहुत पॉपुलर थे, मतलब वो बहुत ही मतलब जाने माने थे। मतलब मैं डर डर के गया था नरेशन पे कि मैं कैसे उनसे मिलने जा रहा हूँ, दिल्ली में उनके होटल रूम पे गया था मैं अपने डायलॉग राइटर को लेके। मैं तो डरा हुआ था, मैं बहुत इंटिमिडेटेड था, मतलब क्योंकि वो तब तक वो इरफान इरफान हो चुके थे, वो बहुत बड़ी बात थी। मतलब ये सब तो काफ़ी, मतलब लंच बॉक्स वगैरह सब आ चुका था, तो और बाकी भी जो भी उन्होंने, मतलब वो तो पहले से ही और हासिल वगैरह के टाइम से ही चल रहा था, तो तब तक तो सब, आई थिंक पान सिंह तोमर भी आ चुकी थी। तो मैं तो बड़ा डर डर के गया, और पहली मीटिंग तो बहुत अच्छी हुई, नरेशन बहुत अच्छा हुआ, उन्हें पसंद आई, उन्होंने बोला कि मैं शौकत का रोल करना चाहता हूँ, बड़े खुश हुए। फिर हमने सोचना शुरू किया कि यार अगर शौकत का रोल इरफान कर रहे हैं तो सामने अविनाश का रोल कौन करेगा, क्योंकि वो खड़ा रहना पड़ेगा उनके सामने। फिर मतलब जो भी, मतलब उसका एक अलग किस्सा रहा। फिर ऑफ कोर्स हम बहुत लकी थे कि दुलकर ने वो फिल्म हाँ बोली, और क्योंकि वो भी बहुत ही कमाल के एक्टर हैं और कमाल के इंसान हैं। तो इरफान साहब के साथ क्या हुआ ना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि कारवां जब हम बनाने गए थे ना, तो हमारी भी काफ़ी यंग टीम थी, मतलब कुछ कुछ एक्सपीरियंस किया हुआ था, बड़ी यंग टीम थी। तो अम, शुरू में ना सब डरे हुए थे, क्योंकि सब थोड़े ऑ में थे कि इरफान साहब हैं, तो सब ना थोड़ा सा। और वो क्या होता है ना, जब आप दबे पैर चल रहे हो ना तो गलतियाँ ज़्यादा होती हैं, तो वो एक स्पाइरलिंग इफेक्ट होता है। आप इतनी कोशिश करते हैं कि गलती ना हो कि हो जाती है। तो पहले 3 दिन मैंने यही देखा ना कि मेरी पूरी टीम जो है ना मेरे साथ थोड़ी सी ना ऐसा बैकफुट पे थी, तो क्योंकि एक उनका ऑरा था। अब बहुत अच्छी चीज़ ये हुई कि अविनाश अरुण जो मेरे डीओपी थे, उन्होंने उनके साथ पहले काम किया हुआ था, तो उन्होंने मुझे ना दूसरे दिन के बाद बोला कि यार उनको ना एक्चुअली ये पसंद नहीं है कि सब लोग उनको ऐसे करते हैं, वो घुल मिलना चाहते, तुम नहीं घुल मिल रहे, तुमने मतलब ऐसा पहाड़ बनाया हुआ है, और अब वो थोड़े एलियनेट हो रहे हैं। मतलब काम तो वो कमाल ही कर रहे थे, और उसकी वजह से भी हम औ में थे। वो आते ही सेट पे पहले सीन में इतना कमाल किया उन्होंने कि हम तो और भी हक्का बक्का हो गए, तो हम और ऐसे ऐसे वो हैं। तो फिर मैंने तीसरे दिन अपनी टीम को बुलाया और बिठाया और बोला कि यार देखो क्या है कि 35 दिन शूट करनी है ये फिल्म, अब हमारा, हमको हम ही रहना है, तभी ये फिल्म खुशी खुशी बन जाएगी। हम डर डर के ये फिल्म बनाएंगे तो उसमें नहीं होगा। मतलब अब क्या है कि हमारी जो ट्यूनिंग है जो पिछले 4 महीने से चल रही है वो अब बदल नहीं सकती। अब हमको जिस तरह से हमें आता है बनाना है, उनको हमारे पास आना है, उनको अब उस दुनिया में फिट करना पड़ेगा। बट हम ऐसे अगर डर डर के करेंगे तो होगा नहीं। और वो जैसे ही चेंज हुआ ना, वो भी और खुश हो गए
क्योंकि वो एक्चुअली ना वो बहुत ही एक क्यूरियस इंसान है। वो ना उनको पसंद है हर किसी से बात करना, और वो हायरार्की कुछ नहीं देखते। मतलब वो स्पॉट बॉय को पकड़ लेते, उनसे बात करते हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में। एडी को पकड़ लेते, उसको बोलते कि तू कहाँ से है भाई, अच्छा तू वहाँ से है, वहाँ पे क्या किया तूने, अरे मैं गया हूँ एक बार। किसी को पकड़ लिया पॉलिटिक्स की बात कर ली, किसी को पकड़ लिया सिनेमा की बात कर ली। तो ना उन्हें पसंद था। तो जैसे ही वो हायरार्की ख़त्म हुई ना, तो वो बड़े खुश हुए। मतलब फिर तो मतलब साथ में क्रिकेट खेल रहे थे, तो एक बहुत कमाल का माहौल बना। और मतलब देखिए, मतलब मैं तो वो छोटा मुँह बड़ी बात हो जाएगी, उनकी एक्टिंग के बारे में तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि सबने देखा ही हुआ है कि वो कितने कमाल थे। बट एक जो चीज़ जो मुझे पता नहीं थी कि जो बहुत कमाल थी, कि वो ना एक्चुअली होमवर्क बहुत करते थे। वो बहुत प्रिपेयर होकर आते थे। अच्छा, वो सेट पे ना कॉस्ट्यूम में आके कैरेक्टर में आते थे। मतलब तैयारी पहले से। हाँ, बट ऐसा वो नहीं कि मुझसे बात मत करो अब मैं शौकत हूँ, हाँ हाँ, रेडी आते थे। राइट। उन्होंने बेसिकली बस ये बोला था कि देखो जब तुम शूट करने का रेडी हो ना, तो मेरे को वो टाइम बताओ, क्योंकि मैं यहाँ वक्त नहीं लगाऊंगा। तो वो आते थे, गाड़ी से उतरते थे, कॉस्ट्यूम में होते थे, सबसे प्यार से बात करते थे, और सेट पे जैसे ही खड़े हो जाते थे रेडी थे। तो वो एक रिहर्सल के बाद सब हो जाता था। वो बहुत ही, तो उनका प्रोसेस बहुत कमाल था, इनविजिबल था। क्योंकि आपको वो डरा नहीं रहे थे कि मेरा मेथड चल रहा है या मेरा प्रोसेस चल रहा है। वो किसी को वो प्रेशर नहीं डाल रहे थे, वो अपना करके आ रहे थे। वो ये नहीं था कि बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं ना, मुझसे बात मत करो मैं कैरेक्टर में हूँ। आओ बैठो, साथ में खाते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, शॉट रेडी, आओ। ये नहीं कि होमवर्क नहीं हो रहा, बट हमें नहीं दिख रहा था। जो मेरा सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट हुआ है कि आप अपना प्रोसेस घर पे रखो ना, आप करके आओ, यहाँ हमें मत डराओ। तो वो बहुत प्यारी चीज़ थी उनके बारे में, कि वो आते थे रेडी। और वो तो बड़ा बड़ा मतलब अच्छा रहा, बड़ा मज़ा आया उनके साथ काम करने में। और वो बहुत ही मतलब बहुत इंटरेस्टिंग बातें भी हुई, काफ़ी घुल मिल गए थे सब लोग। और बहुत सुंदर जगहों में शूट कर रहे थे, सब बड़े खुश थे, क्योंकि वो उस तरह का। और वो काफ़ी मस्तौड़े थे वो। मतलब एक बार मुझे ऐसा याद है, वो अभी मैं शुतापा जी के साथ गया था जयपुर में एक टॉक करने, तो एक कहानी बताई जो अब एक फेवरेट सी कहानी हो गई है, कि हम लोग कोची के बाहर थोड़े एक जगह में बैक वाटर्स पे कहीं पे शूट कर रहे थे, एक्शन सीन शूट कर रहे थे। तो कुछ एक्शन सीन ख़त्म हुआ और सनसेट वगैरह होने लग गया था, तो पैकअप पैकअप सब रेडी हो रहा है। तो लोग अपनी गाड़ियों में बैठ रहे हैं, जा रहे हैं, गाड़ियाँ निकलने लगी तो देखा कि इरफान साहब की गाड़ी खड़ी है, वो निकले नहीं है। तो बताए कहाँ गए, कहाँ? सेट पे ढूंढ रहे हैं कि भैया गए कहाँ, वैनिटी में नहीं है, कहीं पे भी नहीं है, गायब से हो गए हैं। अब पैनिक कि यार आपके मेन एक्टर गायब हो गए हैं। कि सब लोग ढूंढे। वो जब पैकअप हुआ, वो नदी के तट पे खड़े थे, कोई बोट लेके जा रहा था, उनको बुला लिया, उनके साथ बोट में निकल लिए, अच्छा, घूम के आ रहे थे वापस। बोला कि मुझे सनसेट देखना है, चले गए। कैजुअली बोट में बैठ के आके वापस आ गए, खुशी खुशी कि क्या हुआ, ढूंढ रहे हो, मैं तो यहाँ गया था यार, ये मिल गया। अच्छा, तो वो उनकी पर्सनैलिटी वो थी, वो थोड़े ऐसा जिप्सी टाइप के थे। तो बहुत इंटरेस्टिंग ये उनके साथ एक्सपीरियंस रहा। और काम तो उनका कारवां में खैर माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है। और वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, क्योंकि आप जयपुर से हैं और आपका घर भी उनके घर के पास है। तो जब लिखा गया था ना, तो शौकत का कैरेक्टर हैदराबादी था, बैंगलोर की कहानी थी, हैदराबादी कैरेक्टर था। तो जब हम लोग ने स्क्रिप्ट की मीटिंग्स वगैरह की इरफान साहब के साथ, और वो तो उन्होंने बोला कि यार ये हैदराबादी होना ज़रूरी है। तो आई सेड नहीं, ज़रूरी बिल्कुल नहीं है, मतलब बेंगलोर शहर तो कॉस्मोपॉलिटन शहर है, कहीं से भी हो सकता है। तो उन्होंने बोला नहीं, मैं समझता हूँ कि वो जो एक देसी फ्लेवर चाहिए, इसलिए तुमने हैदराबादी लिखा है। तो ये सेड वैसे ना मैं टोंक का हूँ, और टोंक के बोलने में भी एक लहजा है जो आई थिंक वो करेगा जो तू ढूंढ रहा है। अच्छा, तू जो हैदराबादी में ढूंढ रहा है वो फ्लेवर, तो वो टोंक का फ्लेवर लाना चाहते थे, क्योंकि वो अपने घर के लिए कुछ करना चाहते थे। कि मतलब मैं यार टोंक का मैंने कभी प्ले नहीं किया, तो वो मैं थोड़ा सा एक ट्रिब्यूट करना चाहता हूँ। तो उन्होंने शौकत में वो पकड़ा। तो अब आप शायद बेहतर जानते हो, जी। बट तो उनका कैरेक्टर एक्चुअली वैसे नाउ आई बात कर कैन रहा था रिलेट, हाँ, जैसे बिल्कुल।
टोंक के लोग काम करते हैं, जो जहाँ जहाँ मतलब बात करते हैं जिस हाँ, तरह मेरा से। ननियाल भी टोंक है तो हाँ, आई गेट तो दैट। तो ये एक वो इंटरेस्टिंग ट्रिविया था कि उन्होंने एक्चुअली टोंक को ट्रिब्यूट पे किया है शौकत के थ्रू। सो सो सर, एज अ डायरेक्टर कई बार ऐसा भी होता होगा आपको कि कहानी बनाते टाइम आपको लगता है कि यार ये स्क्रिप्ट जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, कि जिस तरह से आप बनाना चाहते हैं, स्पेशली जब बड़े एक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि उनका एक जो ऑरा है या एक उनकी इमेज है जो उनके फैंस को पसंद आती है, उसकी वजह से कहानी कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है। तो ऐसे में क्या आपकी एडवाइस रहेगी देखिए, यंग डायरेक्टर्स कॉम्प्रोमाइज को? एक्टर की वजह से हो सकता है, प्रोड्यूसर की वजह से हो सकता है, बजट की वजह से हो सकता है। तो आपने फेस किया कभी ऐसा? आई थिंक बिना कॉम्प्रोमाइज़ के तो कोई नहीं बना पाएगा। वो मतलब वो एक चेक रहता है आप पे कि वो, और मतलब वो बजट का भी हो सकता है, वो सिचुएशन का भी हो सकता है, वो टाइमिंग का भी हो सकता है, बट अगर आप देखिए, आई थिंक कि क्या होता है ना कि एक हर क्रिएटिव जर्नी में आपको अपनी क्रिएटिविटी और अपने थॉट के लिए लड़ना पड़ता है। वो लड़ाई ज़रूरी होती है, वो आपको लड़ना पड़ता है। पर धीरे धीरे ये भी आप समझ जाते हैं कि देखिए, बहुत सारे ज़्यादा फैक्टर्स हैं, बहुत वेरिएबल्स हैं, बहुत स्टेक होल्डर्स हैं। अगर आप अपने पैसे डाल के ये फिल्म बना रहे हो तो कर लो जो करना है, बट कल को अगर 10 और लोग इन्वॉल्व हैं इस पिक्चर में तो आप उनको इग्नोर तो नहीं कर सकते। तो मेरी एडवाइस ये है कि आप अपने बैटल्स पिक कर लो। कुछ जंगे आप हारोगे बट एंड यू कुछ आप शुड बी जीतोगे। फाइन विद तो दैट। यू शुड बी फाइन, बट यू शुड चूज विच मैटर्स मोर टू यू। So I think it is very important to know that which is the fight worth fighting and which is the defeat worth having. कि ठीक है भाई, ये करना है तो कर लो। अच्छा, आप इंसिस्ट कर रहे हो कि गाना डालना है, डाल दो। अगर मैं ये गाना डाल के आप मुझे मेरे पसंद की 3 चीज़ें दे दोगे, मैं वो कर लूँगा। अगर वो गाना डालने से मेरी मतलब फिल्म का वजूद बदल जाता है तो फाइट करो, फिर गाना फाइट करो, बट एक और चीज़ छोड़ दो, बिकॉज वो नेगोशिएशन वो लाइफ का हिस्सा है। तो आपके तो लाइफ में कोई ऐसा सेट पर स्पेशली कोई नहीं, मतलब टेस्टिंग देखिए, मोमेंट आया? वो तो हर पॉइंट पे हो सकता है। मतलब कि आपको, अब जैसे मैं एक शो बना रहा था जुगाड़िस्तान नाम का। 60 दिन की शूट थी। दिल्ली के यूनिवर्सिटी में सेट कहानी, डीयू के बीच में कुछ थ्रिलर सा था। हमने 30 दिन शूट किए और कोविड का सेकेंड वेव आ गया। अब शूट वूट रुक गई। बहुत बुरा हाल था, दिल्ली से निकलना मुश्किल हो गया था। फिर मतलब किसी भी तरह, मतलब लैब्स रिपोर्ट वगैरह नहीं दे रहे थे, तो फ्लाई कैसे करो, किसी तरह निकाला सबको वहाँ से। बुरा हाल, मतलब हमारे सेट पे मतलब किसी का देहांत भी हो गया कोविड के चक्कर में। तो बहुत बुरा हाल, शूट रुक गया, पता ही नहीं फ्यूचर क्या है। 3 महीने, 2 ढाई महीने चले गए कोविड में। सब घर पे बैठे हैं, शूट आधे में रुका हुआ था, 30 दिन बचे हैं। अब हमें मैंडेट आया कि भैया 30 दिन बचे हैं, पैसे हमने बहुत लूज़ कर लिए हैं, शो कंप्लीट करना है, तो 15 दिन मिलेंगे। अब ये आप फाइट नहीं कर सकते, आप वो 15 का 17 कर दोगे, बट अब आपको वो 30 दिन का काम रीथिंक करना है। तो आपको डिसाइड करना है कि अब मैं क्या करूं, मैं क्या निकालूं, क्या रखूं, क्या ज़रूरी क्या है। तो उसमें क्या हुआ कि कोविड के टाइम पे फिर हमने एडिट शुरू किया। जो हमने शूट किया था सब साथ में डाला, अब दिखाओ क्या क्या है, अब समझ आए क्या वर्क कर रहा है क्या नहीं वर्क कर रहा है। अब देखिए, पेपर पे ये बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ है, क्रिएटिवली तो बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ है। अगर आप 13 दिन ही कम शूट कर रहे हैं तो ये तो बहुत बड़े धक्के वाली बात है। पर अगर आपका अप्रोच ये है कि यार वर्कशॉप बनाते हैं, इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं, आज मेरे पास ये फुटेज है, मुझे पता है कि ये ट्रैक अच्छा चल रहा है, वो शायद थोड़ा पैदल है, तो उसको निकालो, ये बढ़ाओ, कैसे वर्कआउट करोगे। तो अपॉर्चुनिटी ढूंढना, आपदा में अवसर का परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो वो बहुत ज़रूरी है कि आप वो पॉजिटिव आउटलुक रखो। अब मतलब किसी फिल्म में आपको लगता है गाने की ज़रूरत नहीं है, प्रोड्यूसर ने बोल दिया गाना होना ज़रूरी है, आप बोल रहे हो ठीक है, समझ आता है मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से और बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है कि ये गाना हो। तो आप क्या कर सकते हैं, एक तो तरीका ये है कि आप बोल दो कि यार मुझे नहीं खेलना, और आप सल्क कर रहे हैं,
फिर किसी और ने गाना बना दिया, फिर आप मतलब रुआसी से बैठे हुए हैं, आप अपसेट हैं। दूसरा ये है कि गाने में कहानी डाल दो, अब कहानी के बीच में मेरी कहानी चल रही है, तो आपको भी मिला जो चाहिए और मेरा भी फ़ायदा हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है, ये मैं बहुत अच्छे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये बात नहीं है कि दुख नहीं होता कुछ चीज़ों के बारे में, दुख होता है, झगड़े होते हैं, दिल टूटते हैं, बट मेरा मानना ये है ओवर टाइम कि अगर आप हर कॉम्प्रोमाइज़ या चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखो तो थोड़ा फ़ायदा हो जाता है। क्योंकि ये क्या है ना कि सिस्टम को हराना बड़ा मुश्किल होता है। सिस्टम को जो मुझे तकलीफ Extract देता the है ना, best. उससे निपटने के लिए मैं थिएटर करता हूँ, क्योंकि थिएटर में मैं स्टूडियो हूँ, मैं ही प्रोड्यूसर हूँ, मैं ही स्टूडियो हूँ। अब मैं जो चाहता है मैं करूँगा, मुझे जो मन में आएगा मैं करूँगा। आप मुझे ये नहीं बोल सकते कि ये बोलना अलाउड नहीं है, आप मुझे ये नहीं बोल सकते कि ये सीन ज़रूरी है, क्योंकि मैं So डिसीजन that's मेकर the हूँ। difference between theater and In this film. case, because there is so much more freedom, because there are so many little, there are less stakeholders. At the end of the day, खेल पैसे का है ना। थिएटर के सारे जो नाटक, नया नाटक बन रहा है 5 लाख 7 लाख जितना का भी बन रहा है, वो सारे मेरे पैसे हैं ना, जवाब तो मुझे ही देना है। अब आप मुझे कन्विंस कर लो। हाँ, हो सकता है कि बाहर का डायरेक्टर मेरे बारे में वही सोचे जो मैं किसी प्रोड्यूसर के बारे में सोचता हूँ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मुझे तो वो झगड़े नहीं लड़ने ना, मैं तो वो कहानी बता सकता हूँ जो मुझे बताना है। तो वो मेरी जो भड़ास है, मेरी जो प्रॉब्लम है, मेरी जो आर्टिस्टिक स्ट्रगल्स है, वो मैं यहाँ निकाल रहा हूँ। बट जब मैं कहीं काम कर रहा हूँ जहाँ पे 300 लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, स्टेक होल्डर्स बहुत सारे हैं, सबको खुश रखना है, तो आपको पता है कि यहाँ मतलब जंग लड़ सकते हो आप, रेवोल्यूशनरी बन सकते हो, उससे मतलब उसे इवेंचुअली कितना फ़ायदा होगा वो चॉइस है। As you said, you should choose your battles. But you have to choose your battles, because there will be battles, and there 100% will be battles. But you have to choose them. You have to choose which ones are worth fighting for and which are losing. And I think that when you do that, सामने वाला भी वो रिस्पेक्ट करता है। नेगोशिएशन हर कोई रिस्पेक्ट करता है, सामने वाला रिस्पेक्ट करता है कि यार ये इस पे अड़ा रहा, ये उसके लिए बहुत ज़रूरी है। कहीं और माना, बट मुझे उसकी गेम नज़र आ रही है और मुझे तेरी गेम नज़र आ रही है, बट वो एक रिस्पेक्ट होता है कि ठीक है यार, ये चीज़ इसके लिए बहुत मायने रखती है। यहीं एक क्वेश्चन और बिफोर वी मूव, कि आपने ऋतिक के साथ भी काम किया एज असिस्टेंट डायरेक्टर भी और फिर काइट्स में भी, सिंस यू वर देयर एज अ राइटर। सो ऋतिक का क्या ऑरा या वो जो ग्रीक गॉड वाली इमेज है, डज ही लुक लाइक दैट सेट्स पर? He's a wonderful looking man. He's a gorgeous man. But when you meet him in person and when you're working with him, वो उस ऑरा को कैरी नहीं करता। वो बहुत ही इजी इंसान है बात करने के लिए। वो स्क्रीन पे एक अलग मिथ बन गया है वो, जो जो जायज़ है। बट मैं तो मतलब कोई मिल गया कि बाद मिला था, मैं क्रिश में मिला था, and Krishna, he was playing a much larger than life character, but he was a lovely person to work with. He would come and sit at our script meetings, he would make suggestions, he would be very involved, he was always very excited. एक मतलब वो थोड़ा सा एक चाइल्डिश एक्साइटमेंट अबाउट डूइंग समथिंग न्यू, लाइक क्रिश वॉज ऑलवेज देयर। काइट्स में मेरी इतनी बात नहीं हुई ऑनेस्टली, मतलब मैं राइटिंग प्रोसेस में मतलब खैर मैं फिल्म क्राफ्ट में काम कर रहा था तो मुलाकात बहुत होती थी, और मुझे आज भी कहीं अगर मिल जाते तो बहुत प्यार से इंटरेक्शन होता है, और वो बहुत सिंपल नॉर्मल इंसान है, जो बहुत अच्छी बात है। वो आज भी बहुत ही नॉर्मल है, और वो आई थिंक वो ऑरा स्क्रीन पे है। एंड या मतलब मेरी जब भी बात हुई है ऑफ लेट भी, बट आई थिंक हमेशा बहुत अच्छी क्वालिटी है कि इट्स वेरी इजी टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद हिम। तो मतलब क्रिश के दौरान तो खैर हमने बहुत बातें की थी, फिल्मों की बातें और वो सब, बट हाँ मतलब आई थिंक वो एक बहुत ही सिंपल बंदे हैं जो एक सुपरस्टार का ऑरा रखते हैं, और वो बहुत अच्छा बैलेंस है। सो अब
नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस की। तो सर अब ओटीटी के ज़माने में क्योंकि बहुत ज़्यादा शोज़ बन रहे हैं, मूवीज़ बन रही हैं, तो आपको क्या लगता है एज अ डायरेक्टर मौके ज़्यादा हैं या कंपटीशन ज़्यादा हो गया है? देखिए, मौके तो ज़्यादा हैं बिकॉज चीज़ें ज़्यादा बन रही हैं। आई थिंक लेकिन क्या हो रहा है कि क्योंकि इतनी सारी चीज़ें बन रही हैं, थोड़ा सा कहीं कहीं ऐसा भी हो रहा है कि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है कुछ कुछ चीज़ों में। अब आई थिंक कि जैसे एक ज़माने में जैसे टीवी होता था, अब जैसे आप टीवी अगर देखें तो टीवी में आपको किसी डायरेक्टर का नाम नहीं पता था। मतलब आपको कुछ कुछ लोग थे जो बहुत फेमस थे, बट बाकी मतलब काफ़ी सारे टीवी के डायरेक्टर थे जो आपने नाम ही नहीं कभी सुना होगा। आई थिंक अब धीरे धीरे ओटीटी में वो हो रहा है कि बहुत बार आप डायरेक्टर का या नाम ही नहीं जानते कि कौन बना रहा है, क्या है। हो सकता है कि जो इंचार्ज हैं, जो शो रनर हैं, अगर वो उन जाने माने से हैं तो तो आपको शायद पता हो। बट अगेन प्रोज एंड कॉन्स हैं। अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। अगर आपका काम वाकई अच्छा है तो लोग ढूंढ लेंगे आपका नाम और आपको और काम मिल जाएगा। बट एक अच्छी चीज़ है कि अब थोड़ा सा थोड़ा सा ट्रिकी टाइम है, क्योंकि कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जो थोड़े से ज़्यादा प्रोजेक्ट बनाते हैं, एक्टर लेड हैं या डायरेक्टर लेड हैं, और कुछ हैं जो राइटिंग लेड हैं। तो वो बहुत अच्छी बात है कि लोग एक्चुअली कंटेंट पे ध्यान दे रहे हैं कि इस टाइप की राइटिंग को हमें। तो मुझे लग रहा है अक्रॉस द बोर्ड अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई हैं। एक्टर्स, राइटर्स, डायरेक्टर्स, टेक्नीशियन, सबके लिए अपॉर्चुनिटी बढ़ गई है, जो बहुत अच्छी बात है। अब इन अ सेंस कंपटीशन इसीलिए ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि अब आपको अपना मार्क बनाने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी है, नहीं तो आप भीड़ में खो जाओगे। तो ये कंपटीशन वो वाला नहीं है जो हम सोच रहे हैं, ये अपॉर्चुनिटी बढ़ गई है। कंपटीशन ये है कि खुद को नोटिस करवाने की, कि आपने कुछ अलग किया है जो भीड़ में से दिख रहा है। बिकॉज नहीं तो भीड़ है और भीड़ में खोने के बहुत चांसेस हैं। तो आई थिंक कंपटीशन अब थोड़ा एक इंटरनल कंपटीशन हो गई है, एक लोनली कंपटीशन हो गई है कि हमें अपनी तरफ से कितना करना पड़ेगा कि शायद आप कुछ अलग कर जाओ जो यादगार रहे, जो मतलब छांट छांट के लोग ढूंढें, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन अ सेंस चैलेंज है बट अपॉर्चुनिटी है, तो इट्स अ गुड थिंग। सो सो आप थिएटर का जो आपका बैकग्राउंड रहा सर, और जब आपने मिसमैच बनाया, तो थिएटर का जो आपका एक्सपीरियंस या एक आपका इंटरेस्ट है, उसने कुछ उसको शेप किया? 100% एक्चुअली, क्योंकि आई थिंक थिएटर की वजह से ही मैं यंग लोगों के साथ कनेक्ट। काम कर पाया हूँ, कनेक्ट कर पाया हूँ। क्योंकि आप थिएटर में यंग लोग आपके साथ बहुत काम करते हैं, तो आप उनके साथ घुलते मिलते हैं, उनके साथ काम करते हैं, एक मतलब उनको समझते थोड़ा बेटर है। क्योंकि हमेशा यंगर लोग तो आर द वर्क फोर्स ऑफ अ थिएटर कंपनी। सो आई थिंक वो एक्सपोजर बहुत ज़रूरी था। तो आई थिंक दैट वाज वन के पेशेंस with working with young people certainly came from the theater. Some of the actors in Mismatch were from the theater, people that I knew. आई थिंक कि अगेन मैं जैसे पहले बोल रहा था कि सीन्स को किस तरह ब्लॉक करना है, वो मेरा बड़ा फ़ायदा हुआ कि बिकॉज अगर मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं सीन्स में, तो कि कैसे हर कोई आपको ठीक से स्टेज किया जाए। वो स्टेजिंग ही कहते हैं उसे, वो स्टेज वर्ड थिएटर से आता है। तो वो बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। बट डेफिनेटली आई थिंक सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि यूथ के साथ काम करने में मुझे आसानी इसलिए हुई क्योंकि मैं काफ़ी कर चुका था थिएटर में। एक सर, हर डायरेक्टर का एक सिग्नेचर स्टाइल होता है मूवीज़ बनाने का। आपको क्या लगता है कि आपका क्या वो स्टाइल है? मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरे फिल्म मेकिंग में ऐसा कोई स्टाइल अभी तक आया नहीं है, क्योंकि मैं अभी भी तलाश रहा हूँ वो। मुझे मतलब मैंने 3 फिल्में बनाई हैं। एक हाईजैक नाम की फ़िल्म थी जो एक कॉमेडी थी, एक कारवां है जो एक स्लाइस ऑफ लाइफ रोड फिल्म है, एक रश्मि रॉकेट है जो एक्चुअली एक जेंडर बेस्ड स्पोर्ट्स टेस्टिंग की कहानी पर एक कोर्ट रूम का केस है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि और मिसमैच्ड कॉलेज की कहानी है,
जुगाड़िस्तान कॉलेज की कहानी है, लेकिन वो बहुत ही सीरियस कॉलेज में एग्ज़ाम के स्कैम चल रहे हैं, उसकी कहानी है। तो मैंने आई थिंक कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली मैटर ऐसे चुने हैं जो काफ़ी अलग अलग हैं, और हो सकता है कि उसमें शायद अभी तक कोई पैटर्न इमर्ज नहीं कर पाया है। हो सकता है कि विद टाइम वो होगा। आई तो अभी थिंक बड़ा डाइवर्स रहा है अभी आपका। थोड़ा सा डाइवर्स रहा है, एंड आई थिंक वो थोड़ा सा कॉन्शियस भी है। हाँ, विच इज़ गुड एज वेल। आई थिंक अगर लोग सोचेंगे ढूंढेंगे तो शायद म्यूज़िक का यूजेज थोड़ा सा एक पैटर्न है। मुझे म्यूज़िक बहुत पसंद है, मैं म्यूज़िक यूज़ बहुत करता हूँ। आई थिंक वो एक पैटर्न अगर कोई एक्चुअली ढूंढ रहा है तो मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि आज मैं थिएटर में लेकिन 90 नाटक प्रोड्यूस कर चुका हूँ, जिसमें से शायद मैंने 35 डायरेक्ट किए हों, तो शायद थिएटर में पैटर्न शायद ज़्यादा हो। और बट वो भी फेजेस होते हैं। वो फेज़ होता है जब आप, एक फ़ेज़ हैं जब आप लिख रहे हैं तो आपकी राइटिंग में एक पर्टिकुलर टाइप की कॉमेडी होती है, एक पर्टिकुलर टाइप का डेप्थ होता है। आई थिंक वो एक फ़ेज़ चलता है। मेरा एक फ़ेज़ चला था थिएटर में जब मैं बहुत इनामर हो गया इस आइडिया से, तो मैंने कुछ 6-7 नाटक ऐसे कर लिए जहाँ बैक स्टेज भी स्टेज पे ही था। कि मतलब लोग जो कपड़े बदल रहे थे और जो पीछे चल रहा था वो भी स्टेज पे ही हो रहा था। तो वो एक इंटरेस्टिंग मेरे लिए ये था कि मैं ऑडियंस को ये भी दिखा रहा हूँ कि पीछे क्या चल रहा है, कि आप उनको याद दिला रहे हैं कि ये नाटक चल रहा है, और फिर वो पीछे भी अलग कुछ नाटक चल रहा है। तो वो मैं लेयरिंग के साथ थोड़ा खेलने की कोशिश कर रहा था। हाँ, तो वो 3-4-5-6 नाटकों में वो फॉर्मेट आया, फिर मतलब बदल गया। तो आई थिंक कि वो आई थिंक आई थिंक म्यूज़िक डेफिनेटली एक पैटर्न है। आई थिंक रिलेशनशिप्स के जिस तरह से हैंडल होते हैं, डायलॉग जिस तरह से हैंडल होते हैं, परफॉर्मेंस की क्वालिटी शायद थोड़ी नेचुरलिस्टिक ज़्यादा होती है, ज़्यादा मेलोड्रामेटिक नहीं होती मोस्टली अगर देखें तो। तो आई थिंक कि वो कुछ कुछ चीज़ें हैं, बट आई डोंट थिंक आई हैव डन इनफ वर्क राइट नाउ फॉर देयर टू बी अ सिग्नेचर स्टाइल। और वो आई थिंक सिग्नेचर स्टाइल के लिए एक बॉडी ऑफ वर्क लगता है, जिसमें आप रेगुलरली वो कर रहे हैं। यहाँ तो आपको पता नहीं होता कि आप नेक्स्ट क्या कर रहे हो। एक्टिंग कर तो रहे हैं सर? मैं मुझे बहुत खास पसंद नहीं है एक्टिंग अच्छा। करना। मैं आपने बताया बचपन में आपने हाँ, मतलब किया, वो स्टेज बट वगैरह पे उसके करता बाद था मैं, मतलब थिएटर में भी नहीं थिएटर किया? में कर लेता हूँ। करते हैं। मतलब या तो और कोई मिलता नहीं है पैसे बचाने के लिए, तो बट मैं कर लेता हूँ कभी कभी। तो मूवी में कोई तो कैमियो वगैरह भी नहीं, करने का एक्टिंग व्यू फिल्मों है? में तो की है मैंने। मतलब हाँ। मैंने डेविड नाम की एक फिल्म में एक्टिंग की थी, बेफिक्रे में एक्टिंग की थी। फिर ये मेरी फैमिली करके एक शो आया था, ये मेरी फैमिली, टीवीएफ का, उसमें एक्टिंग, वो भी जयपुर की तो कहानी है। खुद अच्छा। तो टी वो मैंने किया था, वो काफ़ी लोगों ने देखा था, पॉपुलर भी हुआ था ये मेरी फैमिली। पर मैं पर्सनली इतना एंजॉय नहीं करता। मतलब मैं मतलब ऐसा दोस्ती के खाते में कर लेता हूँ। तो तो अभी मैंने एक शो शूट किया है कुछ, एक दोस्त बना रहा था तो उसने पूछा कि कर लो, तो मैंने कर लिया। बट मतलब वो, मतलब मुझे डायरेक्टिंग, प्रोड्यूसिंग, राइटिंग ज़्यादा पसंद है। तो एक मान लीजिए सर, कोई स्टूडेंट सोशली रेलेवेंट फिल्म बनाना चाहता है, लेकिन कमर्शियल एस्पेक्ट बीच में आ जाता है, जिस पे अभी थोड़ी देर पहले भी हमने बात की, तो व्हाट डू यू सजेस्ट कि आप उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे कि भाई सोशली रेलेवेंट को, हालांकि अब एक वो भी स्कूल ऑफ फिल्म मेकिंग चलता है कि जो सोशली रेलेवेंट मैसेज भी दे रहे हैं और कमर्शियल फिल्म भी है। मुझे लगता है अगर आप वो बैलेंस मेंटेन अचीव कर लो तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। इज़ दैट अ डिफ़िकल्ट टास्क? इट प्रॉब्ली इज़ अ डिफिकल्ट टास्क, बट देन एटलीस्ट योर मैसेज इज गोइंग आउट टू मोर एंड मोर पीपल। आई थिंक कि वो थोड़ा सा पैकेजिंग के चक्कर में अगर थोड़ा सा कमर्शियल फील आ जाए तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि फिर क्या है कि ज़्यादा लोग एक्सपोज होंगे उसको। ऐसा नहीं होगा कि लोग देख के ही बोलेंगे यार ये नहीं देखनी, यार ये कुछ मतलब लेक्चर होने वाला है। बट अगर आपने हंसते खेलते या एक कमर्शियल तरीके से इन्जॉयमेंट के थ्रू कुछ ऐसी बात कह दी जो फिल्म से निकलने के बाद लोग सोच रहे हैं जिसके बारे में, उससे ज़्यादा इम्पैक्टफुल क्या हो सकता है। तो मतलब आपने ये भी नहीं किया कि लोगों को आपने टॉर्चर किया या आपने उनको सर पे मार के बिठा कर बोला कि भैया सीखो, बट आपने सीख दे दी। और आई थिंक कि ये बैलेंस मुश्किल होता है। हमने थिएटर में शायद अचीव किया है कि कॉमेडी के थ्रू आप कुछ बात कह जाते हैं और लोग
प्ले में हंस रहे हैं, प्ले में रो रहे हैं, खुशी खुशी निकल रहे हैं, बट घर जाके जब पार्किंग लॉट में गाड़ी में बैठते हैं तो एक थॉट आता है कि यार ये भी तो अच्छी बात कह गए थे, यार ये तो इंटरेस्टिंग चीज़ है। और आई थिंक कि अब ऐसी बहुत एग्जाम्पल्स हैं मतलब जहाँ लोग कर पाए हैं, तो आई थिंक वो तो दैट्स द परफेक्ट, दैट्स द ड्रीम इफ़ यू कैन अचीव दैट, सो या। So now next segment is about future of filmmaking. सर अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद स्पेशली राइटिंग के लिए भी मैं जानना चाहूँगा आपसे, और डायरेक्शन में भी, प्लस जो वीएफएक्स का बहुत यूज़ होने लगा है, तो इसका आपको क्या लगता है कि ये क्रिएटिविटी इससे कम हो रही है या डायरेक्टर्स के लिए ये एक तरह से चैलेंज और बढ़ रहा है? यार देखो, आई थिंक कि हर चीज़ जो ऐसी डेवलपमेंट होती है, इट रियली डिपेंड्स ऑन द वे दैट यू यूज़ इट। वो दोनों तरीके से हो सकता है। आई थिंक कि आज कुछ चीज़ें कन्वीनियंट हो रही हैं क्योंकि आपके डिस्पोजल पे कुछ चीज़ें हैं जो आपका काम आसान बना देती हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे मतलब कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो आपको लेज़ी बना देती हैं कि आप मतलब अब काफ़ी चीज़ें छोड़ रहे हैं किसी मशीन पे या किसी प्रोग्राम पे, और मतलब फिर आप अपना मन कम लगा रहे हैं। हाँ, स्पेशली ये स्टोरी राइटिंग में सर मैं जानना चाहूँगा कि जैसे किसी का ईमेल का रिप्लाई करना है, उसको आप एआई से कर दें, इट इज़ ओके, बट अगर कोई नई कहानी लिखनी है वो आप एआई से लिख दें, तो ये आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? देखिए, मुझे तो सब बहुत डरावना लग रहा है ये। मुझे ऑब्वियसली क्रिएटिव क्रिएटिवली मुझे तो ऐसा बहुत डरावना लग रहा है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि एटलीस्ट जो थोड़े से ओल्डर स्कूल क्रिएटिव लोग हैं उनको तो थ्रेट फील हो रहा होगा कि मतलब अब हम रिडंडेंट हो रहे हैं धीरे धीरे, बिकॉज ये सारी चीज़ें, ये नहीं है कि हम नहीं यूज़ करते, हम भी अगर कुछ हेल्प चाहते हैं तो यूज़ कर लेते हैं, या टाइम कम होता है तो यूज़ कर लेते हैं कि भैया इसका अच्छा सिनॉप्सिस बना दो खुद लिखने के बजाय। तो वहाँ जो कन्वीनियंस है उसमें अगर आप उसका फ़ायदा हो रहा है आपको तो वो तो चलो वो अच्छी बात है, बट कहाँ जाके रुके ये बात ये तो कोई नहीं बोल सकता। अब मतलब फिल्में रिलीज़ हो रही है जिसका एंड बदल दिया है ये ऐसे, और रिलीज़ हो रही है, अब उसमें क्रिएटिव कम्युनिटी तो बहुत अपसेट है बिकॉज टेक्निकली वो कहानी ऐसे बतानी ही नहीं थी, बट फैक्ट ये है कि अब ये रियलिटी है, ये हो सकता है। तो मुझे तो डरावना लग रहा है मामला। मैं अपने लिए पर्सनली सोच सकता हूँ कि मुझे थोड़ा ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा कि मैं किस तरह से इसे अपने एडवांटेज के लिए यूज़ कर सकूं, जहां मेरी मदद हो जाए, बट ये भी ना हो कि डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो जाए। बिकॉज मुझे जो लग रहा है कि मतलब मुझे जो करने में प्यार है वो तो मैं करता रहूँगा ना। अब कल को हो सकता है कि शायद वो करवाना कोई ना चाहे मुझसे बिकॉज दुनिया बदल रही है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर शिद्दत से वो कर रहे हैं जो आपको आता है, वो आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। मतलब वो फिर ये इसको कैसे यूज़ करना है, बून और अ कर्स, इट्स कम्प्लीटली अप टू हाउ मच यू अलाउ योर सेल्फ टू बी अ विक्टिम ऑफ इट, और यू नो कि मतलब आप कितना कितना इस पर निर्भर हो जाते हैं वो। तो आई थिंक कि या आई थिंक मतलब फ़िलहाल तो क्योंकि नया है रिलेटिवली, और मुझे शायद समझ कम है थोड़ी क्योंकि मैं पूरी तरह इसमें घुसा नहीं हूँ, बट मैं ये देख रहा हूँ कि कैपेबिलिटीज़ क्या है। फ़िलहाल तो मुझे डरावना लग रहा है मामला, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ पॉसिबल है उस पर, और आई थिंक मोस्ट क्रिएटिव लोगों की तरह मुझे भी ये लग रहा है फिर मतलब हमारी नौकरियों का क्या, बिकॉज ये अगर हो गया तो हाँ यू नो तो हम तो विंटेज हो जाएंगे। तो बट मुझे लगता है कि वो स्टोरी टेलिंग एक्सपीरियंस जो हम लोग को आती है वो भी पूरी तरह आउट ऑफ फैशन तो नहीं जाएगा। ह्यूमन टच का हाँ, जो एक वो जो एक इम्पोर्टेंस वो है तो नहीं जाएगा। मुझे वो ऐसा तो लगता है रहेगा। कि एक वो जो फीलिंग्स हैं और ह्यूमैनिटी हैं जो मतलब वो अब फॉर्मूला के बेसिस पे एआई बना सकता है, बट आई थिंक वो जो मतलब वो कहते हैं कि गलतियां ही सबसे सुंदर चीज़ है ना। मतलब जो हाँ, आगे सिखाती हैं आपको और तो नया करने की इंस्पिरेशन देती हैं। तो आई थिंक कि वो आई गेस वो बैटल चलेगा थोड़ा सा, ये एक थोड़ा आइडियोलॉजिकल बैटल है,
बट आई थिंक आप अपने तरीके से खुद चूज़ कर सकते हैं कि आप इसका कितना इस्तेमाल करना चाहते हैं, या आप इसको कितना मतलब ढील देना चाहते हैं कि इतना यूज़ हो जाए. आई थिंक इवेंचुअली सबके लिए ज़रूरी हो जाएगा कि इसकी नॉलेज हो. ये मुझे लगता है वो टाइम आ भी वो गया है. टाइम आ चुका है. आई थिंक कि आपको इसकी नॉलेज रख के फिर एजुकेटेड डिसीजन लेना होगा. तो और वो शायद मतलब मुझे भी करना पड़े. तो हाँ. I'm sure, and sooner the better. So, अब स्टूडेंट्स के लिए एक लास्ट एडवाइस अगर आप देना चाहें, स्पेशली जो आजकल डेटा ड्रिवन ऑडियंस की बात होती है, एक एल्गोरिदम की बात होती है. मतलब देखिए, एक So बात as तो director, मैंने एक बात तो ये कही कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने कहा कि हर कहानी की ऑडियंस होती है और हर ऑडियंस के लिए कहानी होती है. आई थिंक कि स्टूडेंट्स के लिए जो इवेंचुअली किसी भी मीडियम में कहानियाँ बताना चाहते हैं, मेरी एक ही नॉर्मल एडवाइस है जो मैं रखता हूँ, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि मतलब क्योंकि अब इतनी सारी कहानियाँ हैं और इतने सारे चॉइसेस हैं लोगों के पास. आई थिंक कि आपकी अपनी जो वॉइस है वो आपको यूनिक बनाती है. तो आप अपनी खुद की वॉइस ढूंढो, वो बहुत ज़रूरी है. और वहाँ मतलब अपनी वॉइस को प्रेजेंट करने में मुश्किलें बहुत आएंगी, बिकॉज शायद वो किसी के फॉर्मूला में ना बैठे. बट फॉर्मूला में बैठ के भी आपको कुछ यूनिक तो लाना पड़ेगा, और वो यूनिक चीज़ सिर्फ आपकी वॉइस और आपकी सोच है. तो मेरा ये कहने का मेरी एडवाइस ये होगी कि वो जो अंदर से जो आप कहना चाहते हो और जिस तरीके से कहना चाहते हो, उसे दबाओ मत. उसे सारी सिस्टम के अंदर भी रह के उसको थोड़ा ज़िंदा रखो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए वो बात कहना बहुत ज़रूरी है. सबसे ज़रूरी तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारे लिए वो बात कहना ज़रूरी है. बट वही बात शायद बाकी बातों से तुम्हें अलग करे. तो मुझे लग रहा है कि वो मुझे थिएटर कंपनी में 10 साल लगे अपनी वॉइस ढूंढने में कि हम किस टाइप का थिएटर करना चाहते हैं. बट फिर वो मिला हमें, और फिर हम जानते हैं कि अब ये हम हैं, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी अभी भी वो एक चीज़ है जो हमारी है. और वहीं से आएंगे आपके सिग्नेचर पैटर्न्स, वहीं से आएंगे आपकी सारी चीज़ें. बट सो आई थिंक थिएटर में आपका क्या सिग्नेचर पैटर्न आई है? थिंक हमने 10 साल बाद ये फाइनली डिसाइड कर दिया कि हम बेसिकली एक अर्बन कंटेम्प्रेरी ऑडियंस को केटर करना चाहते हैं. तो हम उनकी कहानियाँ बताते हैं और उनकी भाषा में बताते हैं, ताकि वो एलियनेट ना हो. हम बीच बीच में चलो शेक्सपियर कर लिया शेक्सपियर की भाषा में, तो वो एक यूनिक चीज़ हो गई. बट नहीं तो हम कहानियाँ हम उनसे उन्हीं की भाषा में कम्युनिकेट कर रहे हैं. और रिलेटेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप जितने लोगों को जितने लोग आपके मटेरियल से रिलेट कर पाएंगे, उतना वो ज़्यादा इम्पैक्ट होगा. तो वो और वो आता है, क्योंकि वो क्या है ना कि कुछ जो जो आपने जिया है या जो आपने फील किया है, वो कहीं ना कहीं जाकर किसी को तो अफेक्ट करेगी. मैंने कारवां बनाई और उसके बाद मैं जाता हूँ इंस्टीट्यूट्स में टॉक्स देने हैं. तो मेरे पास एक बार कैंटीन में बैठा था, मैं माइका गया था, माइका अहमदाबाद में, मुद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशंस. मैं कैंटीन में बैठा हुआ था अपने टॉक के बाद, और 4 लड़के आए मेरे पास, बोला हमने अपने डैड का बिजनेस छोड़ा क्योंकि हमने तुम्हारी फिल्म देखी. तो मैंने बोला यार डरावना बात है यार, अब तो आई होप तुम लोग सक्सेसफुल हो जाओ, नहीं तो मेरे को गाली दोगे. दिस But I सजेस्ट said कि कि- आप सक्सेसफुल हो गए. नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, सक्सेसफुल नहीं है. मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी जो एक्सपीरियंसेस थी, या मेरा जो जो मैंने जिया था, वो कहीं किसी के साथ कनेक्ट किया. तो वो बहुत अच्छा भी लगा मुझे, बहुत डर भी लगा, क्योंकि फिर आपको पता चलता है कि आपके हाथ में इतना पावर है कि आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो. तो वो आपको भी केयरफुल होना पड़ता है कि आप But is that not the reason why you wanted to be a director? Sure, and you hope that things work out well for everybody, and at least here I know that the message is something that, and that's why that message may have been more relevant 7 years ago, because today a lot more people can follow their dreams because they have more opportunity. But back at that time, I think there were a lot of people from जो हम लोग जो 2 tier 3 tier city बोलते हैं, जहाँ उनको वो चॉइस नहीं होता ना, उन पे वो प्रेशर होता है. मतलब आप भी एक जॉब करके निकल के आज ये कर रहे हैं,
बट एक ज़माने में आप पे प्रेशर रहा होगा पूरा था सर, कि आपको ये करना नौकरी है, करनी है, कि नौकरी करनी है, या ऑप्शन ही नहीं था। और मतलब वो डॉक्टर इंजीनियर लॉयर का एक ज़माना था ना कि उसको छोड़ के आप और क्या करेंगे, आपको वही करना है। तो और तब तो आपको वो भी मौका नहीं मिल, आपको वो चॉइस ही नहीं दिया रहा था कि मुझे पसंद है कि नहीं पसंद है, ये तो करना है। अब हमें चॉइस मिली जा रही है कि क्या, अब हमारा ओपिनियन मैटर करता है कि क्या मुझे पसंद नहीं है। तो मतलब माँ बाप बोलेंगे कि भाई अगर खुश नहीं है तो कुछ ढूंढ ले जिसमें तू खुश है। बट आई एम सेइंग कि वो 7-8 साल पहले शायद कुछ लोगों ने कारवा टाइप की पिक्चर देखकर बोला कि यार ये, हाँ यार मेरे को भी फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है। मतलब वही एक थीम की चीज़ 3 इडियट्स में भी थी कि मतलब वो मुझे ये करना है। तो आई थिंक कि वो एक दौर चला था टू फॉलो योर जहाँ पैशन। टू फॉलो योर पैशन। और अब मतलब अब दौर बदल रहा है, अब कुछ अब नई फिल्में बनेंगी तो। तो सर अब आते हैं हम अपने लास्ट सेगमेंट पे, विच इज़ अ रैपिड फायर राउंड। तो सर सबसे पहले तो ये बताएं कोई ऐसी मूवी जो आपको लगता है कि यार ये काश मैंने डायरेक्ट की होती, या मैं डायरेक्ट करना चाहूँ, इस तरह की मूवी। यार मतलब कोई भी अच्छी फिल्म देखो तो ऐसा लगता है, पर औकात भी होनी चाहिए तो नहीं, आई एम कि श्योर वो कैसे तो, आई एम बना श्योर वो कैसे तो बना है। सको। पर क्योंकि आपने भी कमाल बनाई है मूवीज़। एक्चुअली एक हैं, मतलब मेरे एक दोस्त हैं, मराठी डायरेक्टर हैं, नेशनल अवार्ड विनिंग, निपुण धर्माधिकारी करके। तो उन्होंने, उनकी जो पहली फिल्म थी, उन्होंने एक फिल्म बनाई थी धप्पा करके, जो वो भी थिएटर के हैं और फिर फिल्म मेकर बने। और उन्होंने अपनी पहली फिल्म में ही थिएटर का इस्तेमाल किया कि एक कॉलोनी के बच्चों का एक थिएटर ग्रुप है और उनकी एक कहानी है, छोटी सी कहानी है एक कॉलोनी की, बट उसमें थिएटर का एक बहुत बड़ा पार्ट था। बहुत ही प्यारी फिल्म है और बहुत ही प्यार से बनाई है। और वो थिएटर के प्रोसेस को भी दिखाया है और बाकी कहानी भी, मतलब वो बहुत ही हार्ट वार्मिंग फिल्म थी। और मैंने जब वो देखी, मतलब मुझे फिल्म से तो मोहब्बत हुई, बट मुझे ऐसा लगा कि यार काश मैंने ऐसी फिल्म सोची होती जहाँ पे मैं जो कुछ भी मैं जानता हूँ, मैं एक चीज़ पे अगर डाल सकता। क्योंकि ये दुनिया को जो जिस तरह निपुण ने वही बनाया जिस दुनिया को वो अच्छे से जानता है, और उसने बहुत सुंदर तरीके से बनाई थी। और मुझे ऐसा लगा कि मतलब ऐसी हार्ट वार्मिंग और ऐसी इंटेलिजेंट और ऐसी पर्सनल फिल्म अगर मैं बनाता तो मतलब बड़ा अच्छा लगता। तो आई थिंक धप्पा डेफिनेटली एक फ़िल्म थी जो मैंने देखकर ऐसा लगा कि यार काश मैंने ऐसी फ़िल्म बनाई होती। बाकी तो हर फिल्म देख के आदमी सोचता है कि यार काश हमने बनाई होती, बट हाँ तो तो कोई बुक जो आपको लगता है कि आप बार बार पढ़ना चाहते हैं। बार बार पढ़ना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से एक दो किताबें हैं जो मैंने मल्टीपल बार पढ़ी हैं। मैं एक हाल ही में, मतलब एक किताब है, मतलब हाल ही में मतलब अभी हो गए 7-8 साल हो गए। एक मैट हेग करके एक राइटर हैं, उनकी एक बुक है हाउ टू स्टॉप टाइम। फिक्शन है बट बहुत ही कमाल की बुक है। मतलब टाइम ट्रैवल है उसमें काफ़ी सारा, पर बहुत ही कमाल की किताब लगी मुझे हाउ टू स्टॉप टाइम, और वो मैंने एक से ज़्यादा बार पढ़ी है। और एक और ऑथर हैं एक्चुअली जिनकी सारी किताबें मतलब मैं चाहता हूँ कि बार बार पढूं, फ्रेडरिक बैकमैन करके। तो मैन कॉल्ड ओव नाम की एक किताब थी उनकी, बट एंग्शियस पीपल करके भी बहुत कमाल की किताब है। तो ये हाल ही में, मतलब पहले तो मैंने काफ़ी किताबें मल्टीपल बार पढ़ी हैं जो मुझे मतलब बचपन में पसंद थी, जो मैंने फिर से पढ़ी कुछ टाइम के बाद। और आप इमिजिएटली, जैसे फिल्में भी अब अगर आप वापस देखो या बुक भी आप वापस पढ़ो 10 साल बाद, तो आपका नज़रिया पूरा बदल गया होता है, तो राइट, आपका राइट, एक्सपीरियंस बहुत अलग रहता डेफिनेटली। है। तो वो काफ़ी किताबों के साथ हुआ। मैं ये रीसेंट बोल रहा हूँ क्योंकि कोई सुन रहा है और कोई पढ़ना चाहे तो मिल भी जाएंगी उनको आसानी से। और हाँ, तो ये हैं कुछ एग्जांपल्स जो मुझे। मैं प्लेज़ बहुत पढ़ता हूँ एक्चुअली। मैं नाटक बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ और उनमें से काफ़ी रीड भी करता हूँ। और आई थिंक ये मैंने जो पहले एक बात की थी, एक फिल्म की किताब है 4 स्क्रीन प्लेज। उसमें टर्मिनेटर 2 और थेल्मा एंड लुइस और 2 और फिल्में हैं जिनके स्क्रीन प्लेज हैं एनालिसिस के साथ।
ये किताब मैंने मल्टीपल टाइम्स पढ़ी है। तो ठीक है सर, अब कोई एक्टर जी, जिनके साथ आप काम करना चाहेंगे? जिनके साथ नहीं किया मैंने अभी तक, हाँ, या अभी तक नहीं किया। यार जो राज़ी हो जाए मेरे साथ काम करने के लिए, मैं उनके साथ काम करना नहीं नहीं, चाहूँगा। आई एम श्योर काफ़ी राज़ी होंगे सर। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, मतलब मैं बचपन से नसीरुद्दीन शाह साहब को जानता हूँ। मैंने उनके साथ बहुत वक्त बिताया है, मैंने उनके साथ थिएटर किया है, उन्होंने मुझे डायरेक्ट किया है, बट मुझे कभी मौका नहीं मिला उन्हें डायरेक्ट करने का। आई थिंक थोड़ा सा डरता भी हूँ, क्योंकि वो मेरे लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा रह चुके हैं, और मेरी जर्नी में भी उनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। कुछ कुछ चीज़ें जो उन्हीं से सीखी, जो उन्होंने मेरी हेल्प की या मुझे कुछ समझाया, तो आई थिंक मैं थोड़ा सा इंटिमिडेटेड हूँ, बट हाँ, इंटरेस्टिंग रहेगा उनके साथ काम करना, अगर मैं उतनी हिम्मत जुटा पाऊँ तो। हाँ, थैंक यू सो मच सर, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू सर, बहुत थैंक कुछ यू। जानने को मिला, और नॉट जस्ट अबाउट डायरेक्शन और स्टोरी राइटिंग, बट आपका थिएटर के लिए जो हाँ, प्यार मैंने है, जो बहुत मोहब्बत ऐसे है। ऐसे यहाँ वहाँ बात कर हाँ, ली, अब नहीं पता नहीं लेकिन कुछ काम का कमाल, निकले तो। हाँ, पूरा तो कमाल का है सर। और जो स्टूडेंट्स ख़ास तौर पे देख रहे हैं उनको बताना चाहूँगा कि अगर आप फिल्म डायरेक्शन में जाना चाहते हैं या थिएटर भी करना चाहते हैं और स्टोरी राइटिंग आपका पैशन है, तीनों चीज़ों पर इसमें हमने बात की आकर्ष सर से, और इन्होंने जिस तरह से अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए वो अपने आप में एक मास्टर क्लास है, जिससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। क्या बदलते हुए वक्त के साथ किस तरह चीज़ें बदल रही हैं, फिल्म मेकिंग जो एक आर्ट है, एक क्राफ्ट है, उसमें किस तरह से एआई का रोल आ रहा है, वो किस तरह से चीज़ों को बदलेगा, और इसके अलावा किस तरह से फिल्म मेकिंग की दुनिया में अगर आपके जो भी चैलेंजेस आते हैं उनको कैसे आपको काउंटर करना चाहिए, क्या आप में स्किल्स होनी चाहिए जिससे आप ये जान सकें कि ये आपकी कॉलिंग है। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच आकर्ष सर, इट वाज थैंक यू सो प्लेजर मच फॉर टॉकिंग हैविंग टू मी। यू, अ लॉट ऑफ लर्निंग फ्रॉम द सेशन फॉर मी एज वेल। थैंक यू। मैं हूं अकील खान, आप देख रहे हैं स्विच टॉक, और मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ, एक नए पर्सपेक्टिव के साथ। तब तक खुद का ख्याल रखें और अपने सपनों को सीरियस लेना ना भूलें।